अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। आज का जो नावल है हमारा उसका नेम है नादानियाँ। तो चलें हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तुम्हें तलाक देनी होगी हमारी पोती को किसी भी सूरत, और ये यहाँ से कहीं नहीं जा रही। उसे लाउंज से गुजरते अपनी पोती का हाथ पकड़े देख वो गुस्से से भड़क उठे। मैं हरगिज़ अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा आगा जान, और ये बात आप सब भी कान खोल कर सुन लें तो बेहतर होगा। मेरी ज़िंदगी है ये, कोई गुड्डे गुड्डिया का खेल नहीं जो जिसका दिल चाहा अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर दिया। अपनी बीवी को लिए बगैर मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हिलूंगा। उसकी गिरफ्त अपनी बीवी के हाथ पर मजबूत हुई, जो सबकी मौजूदगी में ख्वाहिश से सर झुकाए खड़ी थी। हमने तुम्हें अपनी पोती सौंप दी और तुमने उसकी नाकदरी की, जिसकी सज़ा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो पूरे जाहो जलाल से गोया हुए। मुझे अपनी चीज़ों का ख्याल अच्छी तरह रखना आता है आगा चान। अगर मैं चाहूँगा तो ये भी यहाँ से जाएगी। उसने अपनी बीवी का हाथ जोर से दबाया। गुस्से से रगें तन चुकी थीं। उसे लिए बगैर जाने का तसव्वुर ही मुहाल था। लाउंज में इतने लोग खामोश तमाशाई बने खड़े थे। यहाँ सिर्फ आगा जान का फैसला होता था और हतमी होता था। ऐसे में सिर्फ यही शख्स था जो उनके फैसले से इख्तलाफ कर सकता था। छोड़ो उसका हाथ, वरना हम सारे लिहाज भूल जाएंगे कि तुम हमारी पोती के शौहर हो। तुमने अपनी असलियत तो दिखा ही दी है। वफ़ा तुम्हारे खून में सरत से ही शामिल नहीं। आगा जान ने इसके हाथ को पकड़ा जिसमें उनकी पोती का हाथ कैद था। मैं चाहूँ तो अपनी बीवी को इसी वक्त यहाँ से ले जा सकता हूँ आगा जान, पर आज आपने साबित कर दिया आपने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं था। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया और उसका हाथ छोड़ दिया। आगा जान का एहतराम लाजिम था। मेरी पोती खुद फैसला करेगी आज के उसे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। कितना मना किया था इसने इस शादी के लिए, पर हम नहीं माने। और देखो तुमने हमारी फूल से बच्चे के साथ क्या करा है। न जाने किसकी औलाद मेरी पोती की गोद में लाकर डाल रहे हो और उस पर उम्मीद करते हो कि वो उसे पाले। वो चौधरी हिकमत अली की पोती है, कोई लावारिस नहीं। तुम इसका फैसला अभी करके जाओ, क्योंकि या तो ये बच्चा रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में या मेरी पोती। उनका लहजा करखत था। नज़रें अपनी पोती के मुरझाए हुए चेहरे पर जमी थी, जो ज़मीन पर नज़रें गाढ़े आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जिस बच्चे की बात हो रही थी वो सबसे बेखबर सोफे पर बैठा उन सबको देख रहा था। ठीक है, फिर कल लेने दे इसे फैसला, क्योंकि अगर इसे मेरा साथ चाहिए तो इस बच्चे को भी कबूल करना होगा। ये अब बच्चा मेरी जिम्मेदारी और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब अगर मुझे छोड़ना चाहे तो ये इसका अपना फ़ैसला होगा, क्योंकि मैं इसके लिए माइस को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। उसने गोया फैसला इस नाजुक जान पर छोड़ दिया था। इतनी देर में उसने पहली बार इस सितमगर को सर उठाकर देखा था, जो बीच चौराहे में उसे तन्हा कर गया था। आंखों में बेयकीनी सी उतरी थी। कुछ भी था, वो उसका शौहर था, और ऐसे में जब वो एक बच्चा घर ले आए तो वो किसकी बात पर एतबार करती। हाँ, कर लेने दो हमारी पोती को फैसला। मैंने बहुत अरमानों से इसका ब्याह किया था, इसलिए नहीं कि वो किसी की औलाद पालती फिरे। तुम्हें मुबारक हो ये बच्चा। मेरी पोती का फैसला वही होगा जो मेरा होगा। उन्होंने गोया हार ना मानने की कसम खाई थी। उन्होंने अपनी पोती के सर पर हाथ रखे उसे दस्ते शफकत में लिया। आगा जान मैं वो बोलते हुए रुकी। अपनी ज़िंदगी का फैसला एक लम्हे में कर देना आसान नहीं होता। बोलोगे तुम मेरे साथ चल रही हो, वरना यही सारी ज़िंदगी तड़पती रहना मेरे लिए। वो गुस्से से दबा दबा चिल्लाया। माथे के बलों में इजाफा होता जा रहा था। उसका बस चलता तो सब तहस नहस कर देता। मुझे इनके साथ नहीं रहना। वो आंखें मीच कर बोली। अपने दादा का मान वो किसी तोड़ नहीं तोड़ सकती थी। वो हैरत और बेयकीनी से अपनी बीवी को देखते रह गया। भले शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, पर अब लगा था जैसे शादी के बाद मोहब्बत होने लगी है। वो एक ही जिस्म में उस तक पहुंचा, बगैर किसी का लिहाज के से बाजुओं से पकड़ कर अपने मुकाबले करते उसे झंझोड़ा। तुम्हें मेरी बात से ज़्यादा दुनिया की बातों का यकीन है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत हो ही नहीं सकी। तुम्हें मुझसे ज़्यादा किसी गैर की बात पर एतबार था। पर अपने जहन से ये तलाक लफ्ज़ निकाल देना, क्योंकि तुम हमेशा मेरी बनकर रहोगी, फिर चाहे मेरे साथ रहो या नहीं। तुम कहीं भी रहो, मेरी बीवी के नाम से ही जानी जाओगी। हाँ, पर सारी ज़िंदगी तुम्हें खुद से महरूम रखूँगा। तुम्हें आज़ाद में किसी सूरत नहीं करूँगा। उसकी आंखों में झांकते अपने टूटे मान की किरचियाँ समेटते वो मुड़ गया, और वो अपने खसारे पर सिर्फ आंसू ही बहा कर रह सकी। जो दिख रहा था वो सच था। फिर वो कैसे एतबार करती उस शख्स का जिसने उसे एतबार दिलाया ही नहीं था। आप बिठाए अपनी पोती को घर पर। ये भूल है आपकी कि आप मुझसे तलाक दिलवाकर इसकी कहीं और शादी कर सकेंगे। ताउम्र मेरी बीवी के नाम से जानी जाएगी। गिला तो मुझे आप सब से है जो मुझे पहचान ही नहीं सके। अफसोस भरी नज़र उन पर डालकर उसने 1 साल के माइस को गोद में उठाया, जो सोफे पर बैठा सबको देख रहा था। उसे अपनी गोद में लेकर वो कसरे इंसारी से निकलता चला गया। आगा जान ने लब खींच लिए। अपने इल्ज़ाम में आकर उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया था जो उनकी पोते की ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाला था। लाउंज में सन्नाटा छा गया था। किसी ने भी आगा जान के आगे बोलने की हिम्मत नहीं की थी। सुबह का सूरज कसरे इंसारी की दरो दीवार मुनव्वर कर रहा था।
कसर की सफ़ेद दीवारों से सूरज की रोशनी टकराती अंदर आ रही थी। बुलंदोबाला इमारत अपनी मालियत का मुंह बोलता सबूत थी। गांव में बने इस कसर की शोहरत बहुत थी, क्योंकि यहाँ चौधरी हिकमत अली का ख़ानदान आबाद था। जद्दी पुश्ती यहाँ के ज़मींदार और ऊंचे तबके के थे, जिन्हें अपने गांव और ज़मीनों से बेतहाशा मोहब्बत थी। उन्हें सब आगा जान के नाम से जानते थे। ऐसे में मुलाजिम कसर के इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। कसर में इस वक्त चहल पहल थी। फ़ायज़ा बेगम के हुक्म पर जदीद तर्ज के बने किचन में अनवा अक़साम के खाने बन रहे थे। यकीनन किसी ख़ास मेहमान की आमद थी। ये इतनी तैयारियां किस लिए हो रही हैं अम्मा? कौन से खुसूसी मेहमान आ रहे हैं? मेज़ पर से सेब उचकते अब्रिश ने मुलाजमों की भाग दौड़ का जायज़ा लेते हुए कहा। जहाँ सबकी सुबह सवेरे ही हो जाती थी, अब्रिश की सुबह दिन में होती थी। ज़रा तमीज़ नहीं है तुम्हें लड़की, ऐसे सर झाड़ मुँह फाड़ उठ कर आ गई। आधा दिन निकल आया है और तुम्हें होश ही नहीं है। अरे कम से कम अपनी शक्ल तो देख लेती, किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। गज़ब खुदा, मुझे तो डरा ही दिया। उसकी हालत देखते फ़ायज़ा बेगम ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। अपनी बेटी की बेतरतीबी से वो यूं ही परेशान रहती थी। सफ़ेद घेरेदार शलवार के साथ टीपिंग शर्ट और खुले उजड़े बालों में वो उनकी तबीयत पर गरां गुजर रही थी। उनके बकौल उसकी मुलंगों वाली हालत देखकर कोई ज़रूर भीख दे जाता। अम्मा, अगर ज़रा सा सज संवर जाऊँ तो हूर परी लगूंगी, फिर मुझे नज़र लग जाएगी किसी की। संडे है, आज के दिन तो सोने दिया करे, बाकी दिन तो मुझे जाना पड़ता है कॉलेज। उसने अदा से बाल झटके थे, लेकिन अम्मा के थप्पड़ ने उसकी कमर सेक दी तो वो करा उठी। ज़रा शर्म नहीं तुझे? कैसे खाने की मेज़ पे बाल झटके जा रही है? फ़ौरन जाओ, अपना हुलिया दुरुस्त करके पहुँचो। आगा जान के कुछ ख़ास मेहमान आने वाले हैं। ख़ास मेहमान? कहीं बिया के रिश्ते वाले तो नहीं आ रहे? उसने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। हाय, बस हमारी बच्ची के जल्द ही नसीब खुल जाए। अभी तो तुम्हारी पुप्पो आ रही हैं, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि आगा जान ने मना किया है किसी को भी बताने से। क्या पुप्पो आ रही हैं? इतने सालों में तो हमसे कभी मिलने नहीं आई, अब कैसे यहाँ की राह ले ली? अम्मा, कहीं जायदाद से अपना हिस्सा तो नहीं मांगने आ रही? वो अपने अकल के जितने घोड़े दौड़ा सकती थी दौड़ाए, तो फैसी कामकल औलाद पर। जा रही हो तुम यहाँ से या मैं चप्पल उठाऊँ? जल्दी से जाओ यहाँ से और कपड़े बदल कर फ़ौरन किचन में हाथ बटाने पहुँचो। उन्होंने चप्पल की तरफ इशारा किया तो वो बोतल की जिन की तरह गायब हुई, वरना उसकी शामत यकीनी थी। फ़ायज़ा बेगम ने सर दाबड़ी। न जाने इनकी बेटी का क्या होने वाला था। क्या हुआ फ़ायज़ा, अब क्या कर दिया हमारी अब्रिश ने जो सुबह सुबह वो भागे जा रही थी? ज़ुबैर बेगम ने उनकी सूरत देखते किचन में कदम रखते इस्तफसार किया। कुछ नहीं भाभी, उस लड़की की कोई हरकत सीधी नहीं। देखें, अभी दिन ढले उठ रही है मैडम। अभी तो सबीन ने भी आना है, उसकी तैयारियों ने ही हल्कान किया हुआ है। अपने वक्त आने पर अब्रिश भी संभल जाएगी, उसकी वजह से तो यहाँ रौनक है। मेरा कोई बेटा होता तो झट से इसके लिए मांग लेती। सबीन को तो तुम रहने ही दो, इतने साल परदेश में रही है और अब अपनों की याद आ रही है। जब हमारी याद नहीं आई, जब भाइयों के सामने तनकर अपनी शादी की बात की थी, उन्होंने नंद की बात आते ही मुंह फुला लिया। पर भाभी, ये सब उनका ज़ाती मामला है। इस घर में आने की इजाज़त तो उन्हें आगा जान ने दे ही दी है, फिर हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। अब अगर सबीन आ ही रही है तो उसका एहतमाम भी ज़रूरी है। फ़ायज़ा ने अपनी राय पेश करते सब्जियों को काटना शुरू किया तो ज़ुबैर बेगम भी उनके हाँ में हाँ मिलाते मदद करवाने लगी। अरे ओ लंगूर, ये ऊपर दरख्त पर चढ़े क्या कर रहे हो? कहीं गिर गिरा गए तो? जायशा जो चहलकदमी करती लान की पिछली तरफ आई थी, सामने का मंजर देखते ही हैरान रह गई। जरियान दरख्त की डाली पर पैर लटकाए मज़े से बैठा ताज़ा और रसीले आम से फैज़याब हो रहा था। हाय, कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रहा कि जायशा बीबी को मेरी इतनी फिक्र हो रही है। पहले तो नहीं गिरा, लेकिन लग रहा है अब चक्कर खा के ज़रूर गिर सकता हूँ। उसने आंखों को ताज्जुब से बाहर निकाला कि आया वो जो देख रहा है वो सच है या नहीं। बको मत बांदर जिया, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं बल्कि ज़मीन की कर रही हूँ जो तुम्हारा बोझ ना सहते हुए बेदम हो जाएगी। उसने नखोद से मुँह चिढ़ाया। बस जायशा, अब अगर तुमने मज़ीद कोई लफ्ज़ बोला तो मैं यहीं टहनी से कूद कर खुदकुशी कर लूँगा। उसकी दहाइयाँ उरूज पर थी शौक़ से, पर पहले मुझे ये आम दो ताकि मेरा मुँह तो मीठा हो जाए इस खुशी के मौके पर। जायशा लबों पर ज़ुबान फेरती आम के तस्वुर में बोली, इतनी हिम्मत है तो ऊपर आ जाओ। मेरे मरने तक तो तुम्हें ये नसीब नहीं होंगे, इसलिए भूल जाओ। तुम्हें मैं कुछ कर दूंगी जरियान, मुझे भी खाना है। क्या तुम अपनी प्यारी कज़न के लिए इतना नहीं कर सकते? वो मौसूमियत की हदें फलांगती होंठ लटकाए बोली, लेकिन मुकाबिल भी जरियान था जो उसकी भोली सूरत के पीछे छुपानी दिमाग से अच्छी तरह वाकिफ था। जाओ और जाकर काम करो अपना। बंदर कहाँ है ना तुमने मुझे? अब ये बंदर कज़न कैसे हो गया? ये आम मैं अकेले ही इंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है, मैं भी आगा जान से तुम्हारी शिकायत करके आती हूँ कि तुम उनके दरख्त से फल चोरी कर रहे हो, जो कि सख्त माना है। वो जाने के लिए मुड़ी थी कि जरियान की शीरी आवाज़ बरामद हुई। इसके बढ़ते कदम रुके। फतेह याब नज़रों से उसे देखा। तुम तो मेरी प्यारी कज़न हो ना, मैं तुम्हें देता हूँ सारे आम, बल्कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना भी सिखा देता हूँ ताकि तुम खुद ही आम तोड़ सको।
वो छलांग मार के नीचे उतरा, अदा से अपने माथे पर बिखरे बाल पीछे किए। मुझे तुम्हारी तरह बंदर बनने का कोई शौक नहीं। ना जाने कौन से बंदरों के खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। तुम्हें मुबारक हो ये सब। तुम मुझे बस ऐसे ही बंदर बनकर आम तोड़ कर देते रहोगे तो तुम्हारा राज सलामत रहेगा। तुम भी इन्हीं बंदरों के खानदान में से हो मिस जामन। कितनी बार कहा है मुझे जामन मत बोला करो, जायशा नाम है मेरा। वो हमेशा की तरह अपने नाम के बिगड़ने पर सेंकपा हुई। हाथ की मदद से मुक्का उसके तवाना बाजू पर मारा। जालिम लड़की, हाथ तोड़ दिया मेरा तुमने। कितनी बार बोला है मुझे बंदर मत बोला करो। जरियान गजनफर नाम है मेरा। दुनिया मुझे चार्मिंग, डैशिंग और गुड लुकिंग ना जाने क्या क्या कहती है, और एक तुम हो जिससे मैं बंदर लगता हूँ। जरियान को अपने लुक्स पे भला का एतमाद था। जायशा ने नहोद से मुँह चिढ़ाया जैसे उसका मजाक बनाया हो। चलो अब यहाँ से आगा जान बुला रहे थे हमें, इससे पहले वो खुद आकर हमारी चोरी पकड़ें। चलो। जायशा ने बाकायदा उसे घसीटना शुरू किया तो नचार बेचारे जरियान को उसके साथ जाना पड़ा। अम्मा मुझसे नहीं संभल रहा ये गज भर लंबा दुपट्टा। आपने भी पता नहीं किस महाराजा की दावत के एहतमाम में मुझे यहाँ ला खड़ा किया है। भला बाराती आ रहे हैं जो उन पर फूल बरसाए जाए। अबरीश ने अपने हाथ में पकड़ी फूलों की थाली पर उलझन बड़ी नजर डाली। आने वाले मेहमानों की आमद की वजह से वो और तमाम अफराद कसरे इंसारी के गेट पर ही जमा हो चुके थे। जरियान और आगाजान उन्हें लेने गए हुए थे। उनकी आमद चंद मिनटों में मुतवक्का थी। कभी तो अकल की बात कर लिया करो लड़की। तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही रहना अपनी पप्पो के सामने, और अपना ये मुंह जरा बंद ही रखना। उन्होंने गाड़ी से निकलते आगाजान को देखते से तनबीह की तो वो मुंह बसोर कर रह गई। आगाजान अपनी बेटी सबीन का हाथ पकड़े उन्हें अंदर ला रहे थे, जबकि जरियान उनके बैग संभाल रहा था। उनके साथ गाड़ी से दराज कदों कामत, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, खड़ी मकरूर नाक, ब्राउन जेल से सेट हुए बाल और वाइट फॉर्मल शर्ट पैंट में मलबूस अदीर ओज़कान निकला। उसकी शख्सियत में एक ठहराव सा था जो देखने वाले को मबहूत कर देता। उसने अपने स्याह ग्लासेस हटाए तो भूरी आंखों में अपने बदले माहौल पर कुछ खास अच्छा तासुर नहीं था। अबरीश, पिया और जायशा ने उन्हें देखते ही फूल बरसाने शुरू कर दिए। अदीर को ये सब कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन वो अपनी मॉम की वजह से लब भींच कर रह गया। सबीन अब सबसे बारी बारी मिल रही थी। उन्होंने अपने से छोटे भाई गफरान और बड़े भाई गजनफर को देखा। इतने सालों बाद अपनों से मिलने की खुशी ने उन्हें गमगीन कर दिया था। भाई, आज सब इतने सालों बाद मिलकर अपने खसारे का यकीन हो रहा है। इतने साल मैंने नाराज़गी में गुजार दिए। सबीन ने अपने आंसू साफ किए। बेबी पिंक कलर की कुर्ती और स्टाइलिश ट्राउज़र में मलबूस, कंधों तक कटे हुए बाल, ब्राउन बाल शानों पर बिखराए, वो सबीन ओज़कान थी, अबरीश और जायशा की मॉडर्न सी फुप्पो। उन्हें वो बहुत पसंद आई थी। हमने भी पहल करने का नहीं सोचा। अब जो हुआ है उसे भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। सबीन, आगे जान तुम्हारी आमद से बहुत खुश हैं। जब इतना ही लंबा सफ़र तय करके तुम्हें लेने आ गए हैं। गजनफर ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखते हुए पुरानी बातों का असर ज़ाहिर करना चाहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। अदीर जेबों में हाथ डाले गए दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। गांव के रास्तों और खड्डों से ने उसका सर घुमा दिया था। जी भाई, ये सब इनका तारुफ तो कराएं। आगाजान ने मुझे सरसरी सब बताया था, पर मुझे गैस कर लेने दे। ये जो क्यूट सी फूले गालों वाली है, ये हमारी बिया है। और यहाँ सबसे छोटी और शरारती अबरीश, उसके बराबर में जायशा। अपने तारुफ पर वो तीनों मुस्कुराती बार बार उनसे मिली। सबीन ने उन्हें बहुत चाहत से अपने साथ लगाया था। ये मेरा बेटा अदीर ओज़कान है, अभी अपने डैड का बिजनेस देख रहा है। उन्होंने अपनी भतीजियों का तारुफ अदीर से करवाया तो उसे मारे बदन सलाम करना पड़ा। कौन गाना गा रहा है? अबरीश ने अपनी अकल के मुताबिक अदीर का नाम का बेड़ा गर्क किया था। सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट छा गई। अलबत्ता अदीर का चेहरा इस आफत की पड़काला की बात सुनकर सुर्ख हो गया था। अबरीश बेटा, बस अब सारी बातें यहाँ करनी है, अंदर भी चलना है। चलो अपनी पप्पो को अंदर लेकर चलो। फायजा ने बर वक्त मजीद अबरीश की जुबान से बचने के लिए सबको अंदर की राह दिखाई। सब आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जानिब बढ़ गए। जामन, कहाँ जा रही हो यार? कब से मैं यहाँ नौकरों की तरह इतना भारी सूटकेस उठाकर ला रहा हूँ, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? जरियान इतना भारी सूटकेस घसीटते हुए जायशा से बोला। तो मैं क्या करूँ? इतनी नज़ाकत है तुम्हें तो लड़की बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी नाजुक हाथों में बोझ उठाने की ताकत तो रही नहीं। जायशा हाथ पर हाथ मारकर खुद ही अपने जवाब से महजूज हुई थी। मेरे कहने का मतलब था, अंदर से गुलाब खान को बुला लाओ। अपनी ये बकबक हर जगह करनी ज़रूरी नहीं। इतना है तो तुम उठाकर देख लो। जरियान ने दांत पीसते हुए कहा। खुद बुला लो, क्योंकि मैं तो चली अंदर। आखिर तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया तो तुम ये काम बखूबी कर सकते हो। वो जुबान छिड़ाते अंदर भागी तो जरियान बालों में हाथ फेर कर रह गया और गुलाब खान को आवाज़ें देने लगा। गुलाबी आंचल हवा के जोर से उड़ता जा रहा था। हवा के साथ लहराते आंचल को संभालने की नाकाम कोशिश में हलकान वो बिया गफरान थी। क्या मुसीबत है ये? हवा को भी आज ही चलना था, जब दोनों हाथों में खाने की ट्रे हो।
पता नहीं अम्मा को क्या शौक है शराजी हाउस में आए दिन नित नए पकवान भेजने की। अपनी बेटी को खाने नहीं देती और दूसरों के मुंह में निवाले बना बना कर डालेंगी। उसने जुबिया बेगम के ख्यालों उसने जुबिया बेगम को ख्यालों में मुखातिब किया, जो उसके वजन की वजह से कुछ खाने नहीं देती थी और शराजी हाउस में जो बनता ज़रूर भेजती थी। नजरें हनूस थाली में मौजूद रसमलाई और बिरयानी के प्लेट पर टिकी हुई थी। उसने दोबारा एक हाथ से डोरबेल बजाई। जुबान मजीद तर हुई तो उंगली की मदद से रसमलाई चखी। कौन है भाई, जरा हल्का हाथ रखा करो बेल पर। अंदर से झुंझलाई आवाज़ बरामद हुई। इजी ट्राउजर शर्ट में मलबूस बशाम शिराजी दरवाज़ा खोलकर खड़ा हुआ। बशाम ने आंखें सुगैरतों से उंगली की मदद से रसमलाई चाटते हुए देखा। उसकी सोई सोई आंखें मजीद खुल गई, अलबत्ता बिया के हाथ यकलक रुके। सफ़ेद घेरेदार पजामे के साथ सफ़ेद शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस वो सतरंगी दुपट्टा ओढ़े हुए थी। बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें और बड़े गाल, भरा जिस्म, नाक पर हमेशा की तरह गोल चश्मा टिका था। ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे अजूबा देख लिया हो। वो सरस से सीधी होती चश्मा नाक पर दुरुस्त करते हुए बोली। अजूबा ही हो तुम, चलता फिरता भालू। बनी के बच्चे, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे ठूंसे, मेरा मतलब है खाने के लिए बिरयानी और ये रसमलाई लाई हूँ, और तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक है, मैं ले जाती हूँ ये सब, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जाने के लिए मुड़ी थी कि बशाम की शीरी आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। अरे भैया, तुम तो बुरा ही मान गई, पर देखो इसमें तुमने अपनी उंगली डाल कर इस बेटे को कड़बई में बदल दिया है। वो भी पास ना आया तो बिया ने उसे घुरी से नवाजा। जरियान उसका दोस्त ना होता तो उसकी अच्छी तरह तबीयत साफ करती। बनी, तुम ये ले रहे हो या मैं आंटी को बुलाऊं कि तुम मुझ पर गंदे इल्ज़ामात लगा रहे हो। अपने घर का खाती हूँ, कौन सा तुम्हारे घर का खा रही हूँ। मेरी अम्मा ने बनाई है रसमलाई तो मैंने खा ली, और कुछ। वो जैसे फाड़ खाने को तैयार बैठी थी। वो लाजवाब हो चुकी थी। गंदे इल्ज़ामात? क्या ऑल फोल बोले जा रही हो लड़की। तुम्हारी ज़ुबान चले तो बस चलती ही जाती है। तुम्हारी सारी अकल खाने पीने में चली जाती है क्या। वो सटपटा गया था। बिया से जीतना उसके बस की बात नहीं थी। आइंदा तुमने मुझे तंग करने का सोचा तो मैं आगे जान से शिकायत करूंगी। उसे ट्रे हाथों में पकड़ाते हुए आंधी तूफान बनी चली गई। बशाम ने गहरी सांस खारिज की। उसके सामने शिराजी हवेली में रहते उसे कई साल हो चुके थे। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से वो यहीं का होकर रह गया था। जमींदारी के तमाम काम वो खुद अंजाम देता था। कसरे इंसानी में बसने वालों से उसके 6 ताल्लुकात थे। बस एक बिया ही थी जिसको चिढ़ाने में उसे अलग ही लुत्फ आता था। वो सब डाइनिंग रूम में बैठे थे। तरतीब से सजे काउच और बेंच, बीच में रखी मेज़, दीवारों पर कई इकसाम की पेंटिंग्स लगी हुई थी, जबकि सबसे बड़ी दीवार पर शेल की खाल टंगी हुई थी, जो कि यकीनन हिकमत अली की कारकर्दगी थी। नफासत से सजी डाइनिंग रूम में सबके होने के बावजूद खामोशी का राज था। बिया तो खामोशी से अपनी माँ के पहलू में बैठी थी, जबकि जरियान और जयशा के कानों में बातें अभी तक जारी थी। फ़ायज़ा बेगम की घुड़ियाँ का असर लिए बगैर उन दोनों की बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने बाद में जरियान की खबरगिरी करने का सोचा। अबरीश अपनी माँ के हुक्म पर सबको चाय सर्व करने के बाद उनके बराबर में अपनी चाय का कप लेकर बैठ गई। अम्मा, आप लिख कर रख लें, सबीन पप्पू इतने साल बाद जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने आई है। अबरीश ने माहौल की खामोशी से बहुत कुछ आगाज़ करते अपने ख्यालात उनके गोशगुजार किए। मोम, आपकी भतीजी के नादिर ख्यालात मेरे कानों तक पहुँच चुके हैं। उसे ये लग रहा है हम यहाँ जायदाद में हिस्सा मांगने आए हैं। लाइक सीरियसली, कोई इतना फजूल कैसे सोच सकता है। अदीर ने अपनी माँ की जानिब झुकते हुए कहा। अबरीश की अकल पर मातम करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। बेटा, हंसमुख सी बच्ची है, मजाक कर रही होगी, तुम ज़्यादा माइंड मत करो। सबीन ने उसकी तरफदारी करने के बजाय अपने ही बेटे को डपटा तो वो नचार लब भींच कर रह गया था। तुम तो चुप करके बैठो और ज़रा तमीज़ से रहना अपनी पप्पो के साथ। अदीर से तो ज़ुबान दराजी का सोचना भी मत। उसके दिमाग में पकी खिचड़ी वो अच्छी तरह जानती थी। आगा जान, आप तो बिल्कुल मुझसे यूँ परायों वाला रवैया अपनाए हुए हैं। मैं इतने साल बाद आई हूँ, यहाँ इतनी खामोशी है। मैंने तो आपसे सुना था यहाँ एक पल के लिए खामोशी मिलना मैसर नहीं है। सबीन ने चाय के कप होंठों से लगाया। सबीन, तुम्हें इतनी देर ही कितनी हुई यहाँ आए हो। ये जो कानों में खुसर पुसर कर रहे हैं, अभी यहाँ लड़ाई का मैदान सज जाएगा। और ये जो दूसरी अबरीश सबको चाय दे रही थी, तुम्हारे उड़ते ही यही ढेर हो जाएगी कि इससे बहुत काम करवा ली है। और हमारी बिया जो खामोशी की देवी बनी बैठी है, तुम्हारे उड़ते ही खाने पीने पर लपक पड़ेगी। उन्होंने बारी बारी सबकी खुसूसियात गिनवाई तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आगा जान, आप भी ना कभी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ने दिया करें। अबरीश ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। बस मेरी शेरनी पोते के बारे में किसी की मजाल है, जो कुछ कहे जैसी हो वैसे ही रहा करो। ये तुम्हारा अपना घर है और सबीन भी यहाँ चंद दिन है, तो इसे और अदीर को गाँव दिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उनकी कहने की देर थी कि अबरीश लाड से उनके बराबर में जगह बनाकर बैठ गई। शेरनी पोती पर अदीर ने आंखें घुमाई। फ़ायज़ा ने बीच में मुदाखलत करते हुए कहा, यह आपकी ही सर चढ़ाई हुई है, जो खुद को सचमुच की शेरनी समझी बैठी है। पर आगा जान, मुझे गांव देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा मतलब कि यहाँ की हवा कितनी गर्द आलूद है और यहाँ के रास्ते इतने कच्चे ख़राब पक्के बने हुए हैं।
अधीर पहले ही परेशानी से बोला तो अब्रिश का बुलंदो बांग कहकर गूंजा। फायजा बेगम की घुड़ी पर नजारों से अपने दांत दर्द करने पड़े। अधीर ने नागवारी से उसे देखा। उसे ये लड़की पहली बार में ही पसंद नहीं आई थी। जरिया ने अपनी खिदमत पेश करने के लिए उठकर अधीर के बराबर में बैठ चुका था, जबकि अब्रिश ने भी उसके बराबर वाले सोफे पर जगह संभाल ली। सूरत कुछ यूँ थी कि अधीर फिर उसकी एक तरफ जरियान और दूसरी तरफ अब्रिश जो पुरजोश अंदाज में उसे घेर चुके थे। उसके चेहरे के तासरात हौनक ज़्यादा थे। सबीन मुस्कुराई। अपनी बेटे के रिजर्व नीचे से वो वाकिफ थे, लेकिन जरियान और अब्रिश यकीनन उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। अधीर ने अपनी माँ को बेबसी से देखा। ये लोग उसे पूरी तरह घेर चुके थे। सबीन ने भी मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी और खुद बातों में मसरूफ़ हो गई। फिक्र नहीं करें अधीर भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इतने कच्चे रास्ते हैं कि इंसान का पैर मुड़े और वो सीधा कीचड़ में। हम आपको भरपूर ख्याल रखेंगे, आपको हरगिज़ गिरने नहीं देंगे और ना यहाँ की गर्मी से पिघलने देंगे। उसने दांत निकालते हुए अपने चेतावनी दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कहा। अधीर खुद को कीचड़ में तो सफ़र करते झुरझुरी लेकर रह गया। और हाँ देखें, विलायती कुकर को यहाँ की लड़कियां देखकर मुंह पर दुपट्टा रखकर खी करेंगी, लेकिन बस आपने घबराना नहीं है। अब्रिश हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग शुरू कर चुकी थी। जायशा और बिया भी उसके बराबर में बैठ गई। विलायती कुकर क्या है? अधीर जो सिर्फ आम उर्दू के बोलचाल के अल्फाज जानता था, उलझते हुए पूछने लगा। जरिया ने अपनी हंसी दबाई। अरे आपको विलायती कुकर का मतलब नहीं पता? लो 10 इसका मतलब बाहर का पढ़ा लिखा इंसान। जायशा ने दांतों की नुमाइश करते हुए क्या सराई की से काम लिया। अब्रिश तो सच बोलने वाले थे, पर जायशा ने इसका हाथ दबाकर उसे बोलने से रोका। वाह! अधीर के मुंह गोल करते हुए बोला। आपने कभी अस्तबल और खेत नहीं देखे होंगे ना? हमारे यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे घोड़े और बिल्कुल आपकी तरह लंबे खंबे। अब्रिश का टेप रिकॉर्डर शुरू हो चुका था। अब्रिश ने उसकी हाइट पर चोट करते हुए कहा। अधीर ने खूनखार निगाहों से उसे घूरा जो उसकी आइडियल हाइट को घोड़े से मिला चुकी थी। अब उसे उन्हीं लोगों के साथ दिन गुजारने थे। नाचार वो उनकी बातें सुनना पड़ी जो उसे घेरे में बैठे थे। यार पप्पो का बेटा कितना सड़ू है, जबकि पप्पो इतनी अच्छी हैं और हमारे लिए इतने सारे तोहफे भी लाई हैं। अब्रिश की आवाज़ गूंजी। वो तीनों इस वक्त बिया के कमरे में बैठे अपने अपने ख्यालात डिस्कस कर रहे थे। ये इन तीनों की रोज़ की रूटीन थी, क्योंकि बिया ज़्यादा रिजर्व रहना पसंद करती, पर अब्रिश और जायशा उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाकर हंसने पर मजबूर कर देती। अब्रिश बेड पर कुशन हाथ में लिए बैठी थी, जबकि जायशा उसके पास ही लेटी कोई नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। अलबत्ता बिया के हाथ में उसकी मनपसंद चॉकलेट थी। सुबह बेगम बरीज़े, जिसको सब बिया कहते थे, उसके बढ़ते वजन की वजह से मीठा खाने नहीं देती थी, लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में अब्रिश उसकी पसंदीदा चॉकलेट्स और चीज़ें उस तक पहुंचा देती थी। तुम्हें क्या करना है पप्पो के बेटे से? वैसे अक्सर मैंने सुना है कि पप्पो के बेटे बड़े मिसने होते हैं, किसी न किसी तरह मामू की लड़की को दुल्हन बना ले जाते हैं। जायशा ने नावल से नजर हटाते अपने नावल पढ़ने के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कहा। मैं तो कभी ना करूँ इस कड़वे कड़ेले से शादी। जब बोलते हैं मुँह से अंगारे निकलते हैं। और ऊपर से देखो हमारे गाँव को कैसे कह रहे थे। नाम देखा है इनका? देरगान। भला ये भी कोई नाम हुआ? उसे अधीर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कहाँ उसकी खुशमजाज फूफो और कहाँ उनका खुशक मजाज बेटा। सोचकर ही मुँह कड़वा हो गया था। चुप करो तुम दोनों, ज़रा देर को सुकून से नहीं बैठ सकते, मेहमान है वो हमारे। बिया ने उन दोनों से तंग आते हुए बेजारी से कहा। हाथ में मुझे चॉकलेट से लुत्फानंदोज़ होते हुए उन दोनों से मुतफिक नहीं थी। मेहमान ही बनकर रहें तो बेहतर है बिया, वरना हम तीनों में से किसी एक की ज़िंदगी के हीरो बनते उन्हें देर नहीं लगनी। वो अपना नावल छोड़ छाड़ कर फिक्रमंदी से किसी तजर्बाकार खातून की तरह बोली तो अब्रिश ने उसकी कमर पर धप रिसीत की। उसके जवाब में जायशा ने भी उसकी कलाई मुंडोड़ दी तो अब्रिश उस पर झपटी। तुम्हें तो मैं तुम्हारे सारे नॉवेल्स को आग लगा दूंगी, जिससे तुम ये सब सीखकर हमें डराती हो। एक हाथ तो लगा के दिखाओ मेरे नावल्स को, बिल्कुल सच लिखा होता है इसमें। खबरदार से इनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला। जायशा अपने नावल्स पर बात आते शेरनी बन जाती थी। उसने अब्रिश के बाल नोचने चाहे, पर इससे पहले ही बिया की आवाज़ ने दोनों के हाथ पैर साकत कर दिए। जायशा का हाथ हवा में ही मुल्हिक रह गया। बस तुम दोनों मेरे कमरे को लड़ाई का मैदान बनाना बंद करो, वरना मैं उठाकर तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगी। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम दोनों को अपनी पड़ी है। वो गुस्से से नतने फुलाए बोली। उसकी धमकी का असर था कि दोनों शराफत से सीधी हुई, एक दूसरे को बाद में निपटने की धमकी आंखों ही आंखों में देते उसकी जाने मुतवज्जो हुई, जो परेशानी में भी चॉकलेट से फैज़याब हो रही थी। क्या हुआ बिया, क्यों परेशान हो? अब्रिश फिक्रमंदी से बोली। कहने को बिया उसे 5 साल बड़ी थी, पर अब्रिश उसे बिल्कुल अपनी उम्र के मुताबिक ट्रीट करती थी। मामा ने फिर किसी रिश्ते वाले को बुला लिया है। मैं थक चुकी हूँ अब्रिश, लोगों के सामने जा जाकर उनकी इतनी खातिर मदारात करो और वो सर से पैर तक एक्सरे लेने के बाद चले जाते हैं। ओह, ये तो हमेशा का है बिया उनका। तुम्हें तो अब आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि मम्मा तुम्हारी शादी करवा कर ही दम लेंगी। जायशा फिक्रमंदी से बोली। ऐसे कैसे शादी कर लूँ यार, मुझे इस बात की हरगिज़ आदत नहीं हो सकती कि कोई सर
हफ्ता पैर मेरा जायज़ा ले और कोई ना कोई नुक्स निकाल कर छोड़ जाए। बुरा फील होता है मुझे। मैं मम्मा को समझा कर थक गई हूँ कि जब रिश्ता होना होगा हो जाएगा, लेकिन मम्मा रिश्ते वालों को हमारी जायदाद रख रखाव के बारे में तफसील से बताने लग जाती हैं ताकि वो हाँ कर दें। खुद मोटी मोटी आंटियाँ इतना कुछ ठूस कर मुझे मोटी होने का ताना देकर चली जाती हैं। अपने जान से बेटे को देखे बगैर ये पता नहीं कैसे वो मुझ जैसी हुड़का रिश्ता लेने भेज देती हैं। आखिर में बिया जल कर बोली तो ना चाहते हुए भी जायशा की सीरियस मोमेंट पर हंसी छूट गई। बिया ने की आंखें दिखाने पर वो लबों पर उंगली रखते चुप होने का इशारा करने लगी। शादी तो करनी है ना बिया, अब तुम खुद अपने लिए लड़का पटा लो, सबसे अच्छा, ताकि कोई झंझट ही ना हो देखने दिखाने का। हाँ, और अम्मा मेरी जूतियों से खातिर तवाज़ो करेंगी। अपने आइडिया ना अपने पास ही रखो, बिल्कुल अपनी तरह बकवास आइडिया देती हो। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। 1 मिनट की अब्रिश को कौन सा सांप सूंघ गया है? जायशा को अब्रिश की खामोशी खटकी। बिया ने इसे कुछ सोचते पाया तो जोर से दोनों बाजू पकड़कर झंझोड़ा। कोई सांप नहीं सूंघा मुझे, परे हटो, मैं बस यही बिया के मसले के बारे में सोच रही थी। रिश्ते वाले तो आएंगे और तुम्हें नापसंद करके ही जाएंगे। अब्रिश फतामंदी से मुस्कुराई, जैसे अपने खराफाती दिमाग को शाबाशी दी हो। कैसे नापसंद करेंगे? मम्मा ने पहले ही उन्हें मेरी तस्वीर दिखा दी है और उन्हें ढेर सारे जहेज का लालच भी दे दिया है। लोगों को लड़की पसंद आए ना आए, उनके लिए यही काफ़ी है। वो बड़े घर की अमीर लड़की है। ये दौलत सबके ऐब ढक लेती है। जो जहेज अच्छा दे लड़के वालों को वही घर पसंद आता है, जबकि गरीब की लड़की का बाप पूरी उम्र कमाकर सिर्फ शादी के खाने का खर्च उठा पाता है। वो अफसरदा हो चुकी थी। मास्टर का यही अलमिया हर लड़की को अफसरदा कर लेने के लिए काफ़ी होता है। मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है। किसी को कितना ही लालच दे लो, पर जब एक चीज़ होगी तो वो खुद ही इनकार कर देगा। तुम बस देखती जाओ अब्रिश क्या करती है। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराई। उसकी यही मुस्कुराहट बिया के दिल पर फवार बनकर बरसी थी। अब्रिश की इस मुस्कुराहट का मतलब था कि वो जो सोच रही है वो कर ही रहेगा। बस अब्रिश ने कह दिया तो नो टेंशन। पर बिया, इतनी टेंशन में तुम ये चॉकलेट कैसे खा रही हो यार? मैंने तो सुना है परेशानी में भूख प्यास सब उड़ जाती है। जायशा ने हैरत से पूछा। मुझे परेशानी में ज़्यादा भूख लगती है, और जितनी ज़्यादा परेशानी हो मुझे उतनी ज़्यादा चॉकलेट चाहिए होती है। मेरी ज़िंदगी मीठे पर बनी है। सारा मीठा मेरी ज़िंदगी की तमाम करवाहट ख़त्म कर सकता है। बिया ने फिर से चॉकलेट का बाइट लिया। मौसमी से बोलती हुई सही मानों में क्यूट लग रही थी। अच्छा, इधर अपने कान लाओ ताकि मेरा प्लान तुम दोनों के दिमागों पर भी छा जाए। अब्रिश ने उन दोनों से बोली तो वो दोनों की शक्ल मज़ीद करीब आई। यार, मुझसे ये नहीं किया जाएगा। अंदर से मेहमानों की आवाज़ें आ रही हैं, और अम्मा को तो देखो सारे जहाँ के पकवान बना कर रखती हैं। यही चीज़ अगर मैं कहती, इनमें से एक खाने की चीज़ मुझे नहीं मिलनी थी। बिया दरवाजे के पास खड़ी जलकर बोली। जायशा और अब्रिश उसके बराबर में खड़ी अंदर होने वाली गुफ्तगू को सुनने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों का अंदर दाखिला सख्ती से मना था, क्योंकि पहले वाले रिश्ते वाले बिया की बजाय जायशा को पसंद करके जा चुके थे। ओहो, तुम फिक्र नहीं करो, ये चले जाएं फिर हम इनके खाने पर टूट पड़ेंगे। रिश्ते ना होने की खुशी में पार्टी पक्की। बस तुम्हें मैंने जैसा कहा है वैसे वैसे ही करना तुम। अब्रिश ने उसका दुपट्टा सेट करते हुए कहा तो वो तायद में सर हिला गई। मेहमानों की आमद हो चुकी थी। सब ड्राइंग रूम में तशरीफ़ ला चुके थे। जुबैर बेगम उनकी खातिर मदारात में मसरूफ़ थी। जुबैर बेगम सामने वाले सोफे पर विराजमान थी, जबकि उनके साथ फ़ायज़ा बेगम बैठी हुई थी। सामने वाले काउच पर फरबी माइल औरत, जो यकीनन लड़की की माँ थी, और एक बहन और तीसरी की रिश्ते कराने वाली मौजूद थी। भारी जिसामत और गंदमी रंगत, सर पर बाल ना होने के बराबर वो रिश्ते वाली का बताया हुआ लड़का कम मर्द ज़्यादा था। अरे बेटा, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, आप भी लेना, ये देसी घी में बना हलवा है। उन्होंने सलीम के सामने हलवे की छोटी ट्रे बढ़ाई। जी आंटी, मुझे देसी घी की बनी चीज़ें बहुत पसंद है। ललचाई नज़रों से हलवे की प्लेट को देखने लगा। सामने ही मेज़ पर अनवा किस्म के खाने मौजूद थे। चाय के साथ नाश्ते के तमाम सामान से इश्तहा अंगेज़ खुशबू उठ रही थी। जुबिया भी प्लेट और चम्मच देने ही वाले थे कि सलीम ने खुद चम्मच उठाया और ट्रे पूरी उनके हाथ से लेकर उसमें से खाना शुरू कर दिया। आप अपनी बेटी को तो बुलाएं। वैसे ये हवेली किसके नाम पर है? बहुत ही आलीशान है। लड़की के अब्बा का तो हिस्सा होगा ना इस शानदार हवेली में। सलीम की अम्मा की आंखें हवेली को देखकर खुली की खुली रह चुकी थी। हाँ, माशाल्लाह, ये हवेली इनके दादा की है। गफरान साहब के हिस्से में बागात हैं जो 20 किलोमीटर दूर शुरू हो रहे हैं, और ये हवेली भी 2 भाइयों का हिस्सा है। मैंने बताया था ना आपको, अल्लाह ने कसरे इंसानी में रहने वालों पर ख़ास करम किया है अपना। रिश्ते वाली किसी दानिश्वर की तरह बोली। अगर ये रिश्ता हो जाता तो बारे न्यारे हो जाने थे। आप अपनी बेटी को तो बुलाएं। वैसे तो हमने देख लिया है सब कुछ। बस एक बार लड़का लड़की आपस में मिल लेते तो अच्छा होता। सलीम की माँ जुबिया बेगम को देखते हुए बोली। जी, मैं अभी बुलाती हूँ। जुबिया बेगम बाहर आई तो वो तीनों एक दूसरे के कानों में कुछ कहने में मसरूफ़ थी। क्या हो रहा है यहाँ? तुम तीनों की बातें किसी भी जगह ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तुम दोनों को मना किया था ना कमरे से बाहर आने से। किसी बात का असर नहीं होता तुम दोनों पर। जुबिया बेगम ने इन तीनों को लताड़ा। जा रहे हैं चची माँ, जिसको शादी की हसरत है उसकी करवा नहीं रहे, जो करना नहीं चाहता उसकी करवाई जा रही है। कैसा जुल्म है यार ज़माने का।
अबरीश ने बाकायदा सर पर हाथ रखते अपना दुखड़ा सुनाया था। कितनी बार कहा मुझे चाची मना कहा करो, इतना तो बैकवर्ड हमारा घराना नहीं जितने तुम पुराने ज़माने की पिंड से आई लड़की का किरदार निभाती हो। अभी तुम दोनों चाहती हो ये चप्पल से मज़ीद जुल्म करूं। ज़ुबैर बेगम ने चप्पल की तरफ इशारा किया तो वो दोनों लम्हों में सर पर दौड़ी। और तुम क्या बेशर्मों की तरह हंस रही हो? दांत अंदर करो, रिश्ते वालों के सामने ज़्यादा जुबान खोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने उन्हें बताया है कि तुम इंतहाई शर्मीली हो, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। उसे बेशर्मी से हंसता देख ज़ुबैर बेगम ने तनबीह करते उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। माशाल्लाह, चश्मे बदर, बिल्कुल चांद सी बेटी है आपकी। आओ बेटा यहाँ बैठो। सलीम की माँ उसे देखते हुए खिल उठी। अपने बराबर में मौजूद जगह पर इशारा किया तो वो बगैर घबराए उनके बराबर में बैठ गई। ज़ुबैर बेगम उसकी जल्दबाजी पर पीछे-ताप खाकर रह गई। मेहमानों की मौजूदगी में वो सिर्फ दांत पीस कर रह गई थी। इस चांद पर आपका बेटा ग्रहण लगा देगा आंटी, उसने सलीम की तरफ देखते हुए सोचा। ज़ुबैर बेगम ही की मौजूदगी में वो हरगिज़ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। अरे आप ये कबाब ट्राई करें, बिया ने खुद अपने हाथों से बनाए। फायजा बेगम ने सलीम की माँ के सामने कबाब की ट्रे बढ़ाई। बियान कबाबों को देखने लगी जो उसने कभी बनाए ही नहीं थे, महज आंखें घुमाकर रह गई। बिया ने सलीम की तरफ देखा जिसके दांत खाते हुए भी अंदर नहीं जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी दुल्हन बनकर वो बीवी कम बावर्ची ज़्यादा बन जाती। बच्चों ने आपस में एक दूसरे को देख ही लिया है और मेरा ख्याल है इन्हें अकेले मिलना ज़रा मुनासिब रहता है। बड़े जो बात कर दें वही ठीक होती है। वैसे सलीम की गाड़ी का मॉडल ज़रा पुराना हो गया है तो मेरे ख्याल में आप गाड़ी तो देंगे ही। मेरा मतलब है ताकि बिया को परेशानी ना हो कोई। सलीम की माँ बोली तो ज़ुबैर बेगम ने इस बात में सर हिलाया। सुने, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में, आप कहें सबसे ताकि हमारी बात हो सके। बिया ने सलीम की जानिब झुकते हुए धीमे लहजे में कहा। अकेले में क्या ज़रूरत है, यहाँ इतना सारा खाना है, वेस्ट होकर तो नहीं जाएगा ना, इसलिए मैं यही बात कर लेते हैं। चाय का कप लबों से लगाकर सलीम ने सड़प की आवाज़ के साथ चाय पी। अकेले बात करने की ज़रूरत है प्लीज़, बिया मुसीबत में आंखों में समेटे उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। सलीम ने गड़बड़ाकर अपना हाथ छुड़ाया। अम्मा और आंटी जी, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है कुछ देर। सलीम जज्बात में आते जोश से बोला। सलीम, ये क्या कह रहे हो बेटा? बताई मुस्कुराता मगर सलीम की माँ ने उसे आंखें दिखाई। बिया ने अपना हाथ फिर से उसके हाथ पर रखा। दुपट्टा सोफे पर फैला होने की वजह से कोई उसका हाथ और कार्रवाई नहीं देख पाया था। कोई बात नहीं बेटा, आप बात कर लें। ना चाहते हुए भी ज़ुबैर बेगम को इजाज़त देनी पड़ी। उन्हें बस अपनी बेटी की फिक्र थी जो न जाने सलीम के सामने क्या कुछ कह दे। आंटी जी, ये खाने का सामान भी रखवा दें, मेरा मतलब है रिस्क ज़ाया ना हो, इतना सब कुछ आप कैसे खाएंगे? सलीम के कहने पर ज़ुबैर बेगम महज सर हिला गई। तुम हो ना खाने के लिए, जितना मिलकर हम खाएंगे इतना ये अकेले खा जाएगा। बिया ने उसका मोटा पेट देखते हुए सोचा और उसकी नज़र मिलते ही वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आप इतनी ही खामोश रहती हैं या बोलती भी हैं? आंटी बता रही थी कि आप बहुत शर्मीली हैं। वैसे तो मैं भी बहुत शर्मिला हूँ, पर खाने पीने के मामले में मेरे ख्याल में शर्माना नहीं चाहिए। सलीम जो हलवे की प्लेट साथ ही ले आया था, हलवे से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं शर्माती। ये तो कस भर लंबा दुपट्टा अम्मा ने मुझ पर लिपेट दिया है। आपकी सेहत देखकर लगता है आप बिल्कुल नहीं शर्माते, बल्कि कहीं भी बस खाने देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, मतलब खाने लग जाते हैं। उसने झुंझुलाते हुए झट से दुपट्टा सर से उतारा, आंखें गोल गोल घुमाते बगौर उसका जायज़ा ले रही थी। वो दोनों इस वक्त कसरीन साड़ी के लान की पिछली तरफ मौजूद थे। 4 कुर्सियों के दरमियान सब मेज़ रखी थी। दोनों एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। टेबल पर नाश्ते का सामान सलीम के फरमाइश पर रखा जा चुका था। बिया दांत पीसते उसे खाते हुए देखने लगी। जी बस खाने में शर्माना कैसा, आपको क्या पसंद है वैसे? भरे हुए मुंह के साथ बोलने की नाकाम कोशिश की। बिया ने नागवारी के बावजूद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। मुझे तो सिर्फ बातें करना पसंद है अपने उनसे। शर्माने की नाकाम कोशिश करते हुए दुपट्टा उंगलियों में लपेटते हुए बोली। किन से? आबरू उचकाकर पूछा गया। वही जो मेरे दिल में बसता है, पता है उसे मेरा किसी से बात करना भी बुरा लगता है। अभी पिछले ही महीने की बात है, कुछ लड़के सिर्फ मुझे देख रहे थे, फिर उसने उन लड़कों के हाथ तोड़ दिए, बेचारे चलने फिरने से कासिर हो गए। क्या? कौन है ये इंसान जो इतना बड़ा खुदबी है, और है कहाँ ये? अभी क्यों नहीं है? फिर मैं यहाँ आपके साथ अकेले मौजूद हूँ। सलीम घबराकर अपनी जगह से उठा। हलवे की प्लेट मेज पर ही रख दी थी। बिया एक पल के लिए गड़बड़ाई। जायशा के नावल वाले हीरे के कारनामे तो बता दिए, अब सच में कहाँ से लाती उसे? अभी परेशान ही थे कि शराजी हाउस की दीवार पर बेशाम टेरिस से टेक लगाया खड़ा दिखाई दिया। पल में जहन में झमक आवा। अरे ना जी ना, वो तो मुझे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता। वो देखे अभी मेरी हिफाजत के लिए खड़ा है। बेशाम शराजी नाम है उसका। अभी एक हफ्ते गलती से वेटेड ट्रे लेते उसकी उंगलियां मुझे छू गई, तो फिर तो बेशाम ने उसकी उंगलियां ही तोड़ दी। आपको ये सब बताने का मकसद है कि आप भी देखभाल कर जाइएगा। आप तो मेरी बनाई की चीज़ें खा रहे हैं, फिर वो आपका पेट काट कर यही चीज़ें ना निकाल लें। मुझे आपसे दिल से हमदर्दी है, वो हमदर्दाना अंदाज में बोली। उसके हाथ के इशारे की तरफ देखते सलीम को बशाम दिखाई दिया जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। ऊंचा लंबा कद बॉडी बिल्डर बशाम अगर एक पंच भी सलीम को मारता तो वो वहीं ढेर हो जाता।
नहीं, आप प्लीज़ उसे कुछ मत बताना, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। वो घबराए चेहरे से परेशानियाँ यहाँ हुई। अरे आप फ़िक्र क्यों करते हैं सलीम साहब, और वैसे किसी को कुछ नहीं कहता, वो बस चंद हड्डियाँ ही टूटेंगी, लेकिन आपको उस रिश्ते पर कायम रहना है। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मुझे बहन भी बना सकते हैं। उसने सलीम के कंधे पर हाथ रखा तो वो करंट खाकर उछला। गले की गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। शाम की जिसामत देखकर उसके मुक्के की मार से सलीम की सारी हवा निकल जाती। बहन जी, आपने उनको कहे, मैं तो आपको बहन मानता हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। आप अगर मुझसे शादी के लिए राज़ी हैं तो बताएं, क्या बशाम आपको तंग करता है? तंग तो बहुत करता है, पर मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी मासूम की जान जाए। आपको लगता है मैं राज़ी होंगी उसके होते? अभी मैं आपको तारुफ करवाती हूँ उससे। बशाम जो उस तरफ घुमा हुआ उन्हें ही देख रहा था, बिया उसे देखते हाथ हवा में मुस्कुराते हुए हिलाया। बशाम को अजीब तो लगा, पर उसने भी जवाब में हाथ का इशारा किया। उसका इशारा देखते ही सलीम अंदर की जानिब दौड़ा। बिया का हलक तक करवा हुआ उसने बशाम को मुँह चिढ़ाया, खुद अंदर भी चली गई। यार, मैं कब से जरियान को ढूंढ कर पागल हो गई हूँ, और ये जनाब यहाँ मज़े से सुस्ता रहे हैं, ऊपर से इसका मोबाइल भी साइलेंट पर है। मुझे तो ये कभी नहीं मिलता, पर तुम दोनों लैला मजनू की जोड़ी ऐसी है कि एक जहाँ तो दूसरा वहीं। मैंने फिर तुम्हें ढूंढना शुरू किया तो देखो, अब जरियान अपने आप ही मिल गया। उसने बशाम को देखते हुए लताड़ा, जो दरख्त के साए में दरख्त से टेक लगा लेटा था। पास ही बैग पर सर रखे जरियान ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा था। वो तीनों इस वक्त यूनिवर्सिटी के लान में मौजूद थे। मौसम अबर आलूद था, बादल किसी भी वक्त बरसने को तैयार थे। तेज़ काम एक्सप्रेस ज़रा हल्की हो जाओ। लैला मजनू तुम किसे कह रही हो? किस एंगल से वो तुम्हें लैला लगता है मेरी? और ये लैला मजनू नहीं, दोस्ती है हमारी। तुम किस खुशी में इसे ढूंढ रही थी? जरियान गधे घोड़े सब कुछ बेचकर अब भी सोया हुआ, तो उसे अब सिर्फ ऊपर वाला ही उठा सकता है। कैसे नहीं उठेगा, बल्कि उठेगा और ज़रूर उठेगा, और फिर अपने सोने पर तौबा कर लेगा। मुझे घर जाना था और इस डफर की वजह से यहीं वेट करती रही हूँ। इसके गधे घोड़ों को तो मैं भी लगाम न डाली तो मेरा नाम भी जायशा गफरान नहीं। जायशा ने अपने बैग से कागज़ निकालकर उस पर लिखना शुरू किया। एक के बाद एक 3 छोटी चिट्टें बनाई। क्या कर रही हो तुम? बशाम उसकी कार्रवाई देखते हुए बोला। जायशा ने पेपर उसकी शर्ट पर ज़रा फासले पर चिपकाए थे। एक पर लिखा था बशाम की लैला, तो दूसरे पर बंदर और साथ स्माइली इमोजी, और तीसरे पर मारो मुझे मारो। जायशा, ये सब क्या है? मैं अभी जरियान को जगा रहा हूँ। अपने दोस्त के साथ इतना जुल्म होता तो एक मैं खामोश नहीं रहूँगा। बशाम के अंदर का दोस्त जागा था। बिल्कुल खामोश रहोगे तुम, वरना जो सरफरीद की क्लास से निकालने पर तुमने उनकी क्लास में 3 चूहे छोड़े थे, उसके बारे में उन्हें बता दूंगी। फिर सारी दोस्ती तेल लेने चली जाएगी। जायशा का उंगली उठाकर तनबीह देना बशाम के सारे जोश को ठंडा कर गया। जायशा ने फतहमंदी से अपनी कारकर्दगी देखी, पर कुछ कमी महसूस हुई तो अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर उसके गाल पर दाएं बाएं 2 दिल बना दिए। ऐसे करते खुद उसकी हंसी रुकने के नाम नहीं ले रही थी। वो मुतमईन होती पीछे हुई, खुद को दाद देते हुए दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। आज के बाद जरियान सोने से भी तौबा करेगा। खुदा बचाए ऐसी आफत की परकाला कज़न से। वह एक नज़र तरहम बरी जरियान पर डालते झुरझुरी लेकर रह गया। कुछ देर बाद सूरज ने अपनी छिप दिखलाई तो जरियान ने करवट बदली। अपना बैठ समझकर वो करवट बदल रहा था कि सर बैग से फिसला और घास पर गिरा तो वो हड़बड़ा कर उठ पाता। चुड़ैल, यहाँ दिन में कैसे आ गई? घर में भी इसे देखो, जन्नत में भी इसे ही देखो। अपनी आंखें मसलते जायशा को देखते हुए कहने लगा। तुम्हारे ख्वाबों में भी तुम जन्नत नहीं जहन्नम के हकदार हो। बंदर कहेंगे मुझे चुड़ैल कहते हो, खुद तो जैसे देव हो। जायशा दांत पीसते हुए बोली। बस चलता तो जरियान को इन्हीं दांतों से चबा जाती, पर अभी सब्र करना ज़रूरी था, क्योंकि जल्द उसका बदला पूरा होने वाला था। यार, तुम दोनों अपनी हर जगह जो लड़ाना शुरू कर दिया करो। लगता ही नहीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, बल्कि बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। अब उठो और घर जाओ, और मुझे भी जाने दो। उन दोनों की लड़ाई से तंग आते बशाम झुंझलाया। उसकी जगह किसी जगह पीछा नहीं छोड़ती कमबख्त। घर में भी देखो, और फिर यूनी में भी किसी चुड़ैल की तरह चिमट गई है। जरियान जमाई लेता अपना बैग कंधे पर डाले खड़ा हो गया। चलो, अब यहीं घर बसाने का इरादा है? वो तंजिया बोली। दिल तो चाहता है यहीं बस जाऊँ। एक से एक अस्परा नजर आती है, यह जगह जन्नत बन जाती है। उसने आती जाती लड़कियों को हसरत से देखते हुए कहा। आप सराएं जिनों के लिए नहीं होती। तुम्हारे काम जन्नत में जाने वाले नहीं है बंदर। वो मुँह जुड़ाते बोली। जरिया ने उसके बाद का असर लिए बगैर बशाम को देखा, जो बेजार सा खड़ा था। चलो फिर हम भी जा रहे हैं घर, तुम भी चले जाओ, क्योंकि अब कोई लेक्चर नहीं रहता। उसके कहने के देते कि बशाम वहाँ से उड़नचू हो गया। जरिया ने अभी यूनिवर्सिटी के लान से गुजरता पार्किंग की जाने जा रहा था। उसके पीछे चंद फासले पर हंसी रोकने की कोशिश में हल्कान जायशा भी उसके पीछे जाने लगी। सबकी मुज़िका खैस नजरें अपने ऊपर जमी देख जरियान को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने जांचती नज़रों से अपने ऊपर पड़ती हुई नज़रों को देखा। एक लड़का जो उसे देखते हुए हंस रहा था। जरियान ने उसके गले में अपना हाथ डालकर उसका गला दबोचा।
अबे क्यों हंसे जा रहा है मुझे देखकर? बता वरना तेरी 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, जरियान खतरनाक तेवर लिए बोला। उसके लड़के की हालत खराब हो चुकी थी। भाई भाई छोड़ो मुझे, ये तुम अपने आप को ज़रा शीशे में देखोगे तो मेरे क्या सबके हंसने की वजह समझ आ जाएगी। फंसी फंसी आवाज़ हलक से बरामद हुई। जरियान ने उसे झटका देकर छोड़ा, अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन करके देखा। दोनों गानों पर लाल दिल देखकर उसे खुद पर रोना आया। जो कब से गर्दन अकड़ाई चल रही थी, लोगों की नज़रों का मतलब अब समझ आया था। अपने टी शर्ट पर मौजूद निगाह डाली तो कानों से धुआं निकलने लगा। चेहरे की रंगत खिफत से सुर्ख हुई। बंदर उसे सिर्फ एक ही इंसान बोल सकता था, जायशा। वो सुख चढ़ेली पीछे मुड़ा जहाँ जायशा मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। उसकी आवाज़ सुनते जायशा ने अपनी हंसू को काबू में किया। क्या बड़ी अर्कजन, अप्सरा नहीं मिली कोई तुम्हें? मधुमेह से आंखें पटपटा कर कहा गया। बताऊँ तुम्हें क्या हुआ है? तुमने किया है ना ये सब, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और जाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ा। इससे पहले वो उस तक पहुँच पाता, जायशा उल्टे कदमों पीछे भागी। अब मंजर कुछ यूँ था, जायशा आगे आगे और जरियान सुख दिल वाले गालों के साथ उसके पीछे पीछे। जायशा अभी तक भाग रही थी। जरियान को पीछे देखने में उसका जोरदार तसादम हुआ। इससे पहले वो गिरते मुकाबले ने उसे थामा। जायशा ने गिरने के डर से आंखें बंद कर ली। नर्म और नाजुक वजूद राफे की बाहों में समाया था। वो गहरी सांस भरकर रह गया। जायशा की खूबसूरती में जो मजीद इजाफा करती थी वो उसकी मुस्कुराहट थी, उसकी छोटी छोटी शरारतें। जायशा ने अपना हाथ उसकी कमर में डालकर उसे बचाया और साथ ही अपने सीने से लगा लिया। उसकी उंगलियां बेबाकी से उसकी कमर पर सफ़र करती जा रही थी। भला वह ये मौका कैसे जाने देता? जो जायशा किसी को लिफ्ट ना करवाती, अब उसका सहारा लिए खड़ी थी। पहली बार इतनी हसीन लड़की वो चल कर आई है तो कुफरानी नियमत करना अच्छी बात नहीं। राफे ने उसके कान में मध्यम से सरगोशी की। जायशा ने घबराते उसे दूर होना चाहा, पर बेसुध उसकी गिरफ्त तंग होती जा रही थी। जरियान को उसके पीछे आने में ज़रा देर हो गई, क्योंकि वो जायशा की कार्रवाई अपने चेहरे से साफ कर रहा था। पर जैसे ही वो पहुंचा, सामने का मंजर देखते खोल उठा। फशार खून यखलक बुलंद हुआ, जबकि इस जब से रगे तन गई। छोड़ो जायशा को, दूर हो जाओ, बिल्कुल इससे 100 फीट दूर। इतना बढ़ता इश्ताल रोके वो सर्ट लहजे में बोला। कहीं से वो हंसमुख जरियान नहीं लग रहा था, जो हर बात मजाक में उड़ा देने का आदी था। बुरी आंखों में लाली उतर आई थी। मैं क्यों दूर रहूं? मैं 1 इंच भी दूर नहीं होगा। तुम्हारी आदत है क्या हर मामले में टांग उड़ाने की? मैं इसके करीब आऊं या दूर? तुम होते कौन है बोलने वाले? तुम बाप लगते हो उसके। वो खुद मुझसे टकराई है, ना कि मैंने उसे पकड़ा है। मुकाबले भी कम नहीं था। राफे ने उसे तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जायशा उसके बराबर में हवास पाकता सी खड़ी थी। उसका बाप नहीं, लेकिन उसके बाप का भतीजा ज़रूर लगता हूँ। कितना वार्न किया था मैंने कि नहीं कर, पर तू अपने होने पर अफसोस करेगा। टकराने में और टकरा कर पकड़ लेने में फ़र्क होता है। जरियान गजनफर के ख़ानदान की लड़की पर अपनी गलीज़ नज़र डालने का अंजाम तू जल्द जान जाएगा। जरियान ने तनबीह की। तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? इधर आओ। ऐसा मौक़ों पर तुम्हारे हवास काम करना छोड़ जाते हैं और अकल भी बिल्कुल छोटी हो जाती है। वो जायशा पर बरसा तो वो छोटे छोटे कदम लेती उस तक आई। इससे पहले बहुत कम जरियान का ये रूप उसके सामने आया था। अपनी लड़की को संभाल कर रखना चाहिए, तो इधर उधर दूसरों से टकराएगी तो कौन काफ़ी इतने हसीन चेहरे से मुंह मोड़े। राफे मायनी की हंसी नज़रों से जायशा को देखते हुए बोला। उसकी और जरियान की कभी आपस में नहीं बनती थी, और कभी कभी बात लड़ाई तक भी आ पहुंचती थी। आज राफे ने उसको दबाने का सही मौका मिला था। इससे पहले वो मजीद कोई हद पार करता, जरियान ने उसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से मौका दे मारा। राफे मुंह पर हाथ रखते दूर हुआ। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो चुके थे। कभी राफे उसे मार रहा था, कभी जरियान उसे दबोच चुका था। राफे ने जरियान की नाक पर मारा तो उसकी नाक से खून बहने लगा। जरियान ने अपनी शर्ट के आस्तीन से खून साफ किया। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुझे भी जहन्नुम की सैर न करवाई तो मेरा नाम जरियान गजनफर नहीं। जरियान जार अंदाज में उस तक आया और उसका हाथ पकड़कर मोड़ा, जिसके नतीजे में राफे ज़मीन पर गिरा था। स्टूडेंट्स रुक कर उन्हें देखने लगे। सब ने बहुत मुश्किल से जरियान को उससे जुदा किया था, वरना जरियान ने राफे की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जायशा मुंह पर हाथ रखे अपने सिसके रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी ज़रा सी गलती तूफान बन चुकी थी, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। आइंदा जायशा की तरफ निगाह उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। जरियान का इश्ताल किसी को कम नहीं हो रहा था। वो ज़ख्मी शेर बना धाड़ा। कुछ लड़कों ने उसे काबू किया हुआ था, जबकि कुछ लड़के मजीद राफे का ज़ख्मी वजूद कंधों पर डाले ले जा रहे थे। जरियान की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। गिरेबान का बटन टूट चुका था, जबकि नाक से और हाथ से खून बहकर ज़मीन पर गिरता जा रहा था। छोड़ो मुझे, जाकर उसको पकड़ो जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं। वो धाड़ा अपना हाथ छुड़ाकर जायशा के नज़दीक आया। चलो अब ये यहाँ मज़ीद तमाशा करने का इरादा है। चुपते लहजे में कहते जायशा को बोलने का मौका दे बगैर वो जायशा का हाथ पकड़े पार्किंग तक लाया। जायशा कटी डाली के माने उसके साथ खींचती चली गई। जरियान, मेरी कलाई टूट जाएगी, प्लीज़ छोड़ो।
जायशा ने अपना हाथ उसके आईनी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। तुम मजीद एक लफ्ज़ ही नहीं बोलोगे जायशा गफरान, वरना मैं सारे लिहाज भलाई ताक रखकर तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। जरियान ने उंगली उठाकर तनबीह की। गाड़ी अनलॉक करते उसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। जरियान का तनफ्फुस फूला हुआ था। माथे पर मौजूद बल किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। हाथ की मुट्ठी बनाए बहुत कुछ जब्त कर रहा था। तुम्हें इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं थी। बकवास कर रहा था, करने देता। ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, उन्हें बस इग्नोर किया जाता है। सीट पर टेक लगाए जायशा अपनी धुन में बगैर उसके तासरात जांचते बोली। जरियान सिर से उसकी जानिब झुका। जायशा इस हफ्तात के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए गाड़ी के दरवाजे से टकराई। उन दोनों में इंच भर का फासला रह गया था। तुम्हें मना किया था ना इतना बोलने के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। क्या ज़रूरत थी अंधाधुंध भागने की? क्या चाह रही थी कि हमारे घर की इज्जत का निशाना बनाता रहता और मैं बेगैरतों की तरह चुप साध लेता? अभी जरियान गजफ्फर का खून खुश नहीं हुआ। जो मेरे घर की इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें नोच सकता हूँ मैं। वो संजीदा हुआ तो भूरी मुस्कुराती आंखों में शरारत के बजाय सर्दपन उतरा। जायशा सांस लेने के लिए रुकी। उसकी बेगानगी जायशा का दिल धड़का रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सब इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका नहीं मिला। तुम मुझे इस तरह नहीं कह सकते जरियान। मेरी वजह से इतना उलझने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें बिलावजह खुद को ज़ख्मी कर लिया। बिलावजह कुछ नहीं होता। अगर मैं वहाँ मौजूद नहीं होता तो कोई तुम्हें इसी इंसान से बचाने के लिए नहीं आता। फिर तो मुश्किल वक्त में मुझे ही आवाज़ देती। खुद को ज़ख्मी किया है तो उसे उससे ज़्यादा मारा है। अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूँ मैं, इसलिए तुमसे मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं मुझे। पीछे और जरियान मेरा दम घुट जाएगा। इसका इतना करीब आना उसे नर्वस कर गया। उसके वजूद से उड़ती खुशबू हवासों पर छाने लगी। उससे तो बहुत करीब होकर खड़ी थी जब दम नहीं घुट रहा था। यह हद से ज़्यादा हैंडसम है वो। उसका लहजा चुभता हुआ था। वो नहीं जानता था उसे क्या बात बुरी लग रही थी। अभी तक जायशा को उसे करीब रहना दिल को बुरा लग रहा था। जरियान, मैं फिर तुम्हें बोल रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया वो सब। मुझे क्यों हैंडसम लगेगा वो, जबकि मैं उसे ठीक तरह से देखा ही नहीं। वो बेबसी से बोली, आंखें पल भर में भीगी। आइंदा अगर तुम्हारे आसपास भी दिखा फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। 100 फुट के फासले पर रहना अब उससे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दिखे भी तो मुझे बुला लेना, फिर मैं उसे अच्छी तरह देख लूँगा। उसका आग उगलता लहजा जायशा के लिए नया था। वो कहाँ आदि थी उसके गुस्से की। जायशा ने बेसाख्ता उसकी शर्ट थामी। वो मजीद उसका गुस्सा नहीं सह सकती थी। असाब शल होने लगे थे। जरियान के दिल ने एक बीट मस की थी। उसका दिल जायशा के आंसू देखकर नरम हुआ था। ये लम्हा उन दोनों के दरमियान ठहर गया था। जरियान, प्लीज़ मुझसे ऐसे बात नहीं करो, मुझे डर लग रहा है। सहमी आवाज़ जरियान के कानों से टकराई। भूरी आंखें अपनी ही रंगत जैसी भूरी आंखों से टकराई थी। उसने आज भगोर नाकों में झांका था जो बिल्कुल उसका अक्स थी। भूरी आंखें, चमकती आंखें। डर तो मुझे भी लग रहा है कहीं बात संगीन मोड़ ना इख्तियार कर जाए। भारी गंभीर लहजा, मखमूर आंखें कुछ अलग रंग दिखा रही थी। पीछे हटो जरियान, मुझे सांस नहीं आ रहा। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, चलो अब, नजरें चुराते हुए कहा गया। जायशा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर किया। दिल के मुकाम पर नरम लम्स दिल को धड़काने का बाइस बना तो वो होश में आते संभला। उसकी रोई रोई आंखें बेचैन कर गई थी। रो क्यों रही हो तुम? मरा नहीं हो मैं भी। हाँ, अगर राफे की बनती दुर्गत पर ही आंसू हैं तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसी बात नहीं है, बस पता नहीं कि मुझे रोना आ गया। तुम्हें आज से पहले इतने गुस्से में नहीं देखा था। तुम हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो। जब बात इज्जत पर आती है तो गुस्सा जायज़ है। तुम पर बात आएगी तो हर बार मेरा यही रूप देखने के लिए मिलेगा। अपनी जगह पर वापस आते दिल में खुद को 100 बार मलामत की, जो आज ना जाने किस डगर पर चल पड़ा था। ये वाक़या घर में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वरना बाकी सब परेशान होंगे। संजीदगी से स्ट्रेटिंग संभाला था। तुम्हें चोट लगी है डफर, इसका रीज़न क्या दोगे? और ये जो तुम्हारा मुंह का नक्शा बिगड़ा हुआ है, इसे देखकर कोई चुप नहीं बैठेगा। उसकी तवज्जो ज़ख्म पर दिलाई। मैं सब संभाल लूँगा, तुम पर कोई बात आने नहीं दूंगा, भरोसा रखो। और ये छोटे छोटे जख्म तकलीफ नहीं देते। बंदर, बिल्कुल चुप हो जाओ और मुझे बैंडेज करने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो अपनी असली रूप में आई। गाड़ी के डैशबोर्ड से इमरजेंसी किट निकाल कर रोई ली और उसकी जानिब झुकी। जरियान की पुरशौक नज़र उसके चेहरे पर जमी थी। हमेशा उससे लड़ती रहती थी। उसकी ये फिक्र दिल को बुरी तरह घायल कर रही थी। कुछ नहीं है यार। जरियान ने उसका हाथ हटाना चाहा तो जायशा ने उसे गोली से नवाजा। जायशा ने रुई की मदद से उसके नाक पर जमा खून साफ किया तो वो सी कर करा उठा। फिर हाथ पर मौजूद खून भी साफ किया। इस सब में वो जरियान के नज़दीक आ चुकी थी। इस बात से वो की खबर ही नहीं थी उसे। तुम ठीक तो हो ना जायशा? इस डफर और बंदर की इतनी फिक्र? जरियान अपने दिल की बदलती हालत से परेशान हुआ। जायशा अपना काम मुकम्मल करके मुतमईन अंदाज में पीछे हुई। हाँ तो जितना तुमसे लड़ूँ, लेकिन रहोगे तो तुम मेरे कज़न। तुम नहीं रहोगे तो मैं किससे लड़ूंगी आखिर? अब रिश्तेदारी भी किसी बला का नाम है। वो कंधे उचका गई। जरियान जो उसकी फिक्र पर दिल ही दिल में खुद
बेखुद था, उससे महज रिश्तेदारी का नाम देने पर सुलग उठा। दांत पीसते गाड़ी स्टार्ट करके घर के रोड पर डाली। अभी बड़े बड़े मुंह बनाती सीढ़ियाँ चढ़ते कमरे के सामने आ रुकी, जो आजकल अदीर की दस्तरस में था। फायजा बेगम ने उसे ज़बरदस्ती अदीर के लिए जूस को ले जाने के लिए कहा था। एक तो अम्मा को भी पता नहीं क्या है जो सुबह इस सड़ी की शक्ल देखने के लिए भेज दिया। वो दरवाज़ा खटखटाते मुसलसल मुँह के सावे बिगाड़ रही थी। अब ये नवाब साहब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, भला अबरीश कोई फारिग थोड़ी ना है जो उस शहजादे के इंतज़ार में खड़ी रहे। खुद कलामी करते हुए खुद ही काफ़ी देर जवाब न मिलने पर दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। पुरतईश कमरा क्रीम और नेवी ब्लू रंग से रंगा हुआ था। एक तरफ काउच और बीचों बीच जहाज़ी साइज बेड रखा था। ये कसरे इंसानी का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा था, जो चाहने के बावजूद अबरीश को ना मिल सका। पर अबरीश के मुताबिक नवाब साहब को बगैर बोले इतना अच्छा कमरा मिल चुका था। दिल ही दिल में जल उठी थी वो। कदम बढ़ाती कमरे के बीचों बीच आई। जूस के गिलास के साथ स्नैक्स की ट्रे जो कि तू हाथ में मौजूद थी। तुम्हें तमीज़ नहीं है लड़की, यूँ किसी के कमरे में चली आ रही हो। उसने टॉवल कंधे पर डालते अबरीश की मौजूदगी पर उसे घूरा। ब्लैक ड्रेस पैंट के साथ टॉवल कंधे पर डाले उसका बाल्टी बिल्डर जिस्म वाजिया हो रहा था। पानी की बूंदों से पहले जल से सेट हुए बाल भीगे हुए थे। वो भी शावर लेकर बाहर निकला था, पर सामने अबरीश को देखते उसका हलक तक कड़वा हुआ। अपने कमरे में वो किसी की मौजूदगी बर्दाश्त करने का कायल नहीं था। आपको शर्म नहीं आती? खुलेआम ऐसे घूमते हैं, कपड़े पहने फ़ौरन। वो सिर पटाता हुए पीछे मुड़ी। अधीर ने हैरत से उसका पीछे मुड़ना देखा, फिर समझ आते ही लब भीज कर रह गया। मुझे शर्म क्यों आएगी? मैं जैसे चाहूँ अपने कमरे में रह सकता हूँ। ये मेरा कमरा है जिसमें तुम बगैर इजाज़त के आ चुकी हो। वो सुलग उठा था। आप मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते ऐसे। मैं तो आपके लिए जूस लेकर आई थी। वैसे बिल्कुल चिट्टे कुकर लगते हैं आप। पहले वलाइटी कुकर, अब ये चिट्टे कुकर क्या है? वो जो पंजाबी ज़ुबान से बिल्कुल नाबल था, पूछे बगैर ना रह सका। चिट्टा कुकर मतलब बहुत हैंडसम। अबरीश ने पूरी मुस्कुराहट दिखाई। हंसी रोकने में वो लाल हो चुकी थी। अदीर ने अपनी शर्ट पहनते आबरूज खाकर उसे देखा। उसने तो सुना था पाकिस्तानी लड़कियां शर्मो हया पेकर होती हैं, पर सामने अबरीश पूरी बत्तीसी की नुमाइश कर रही थी। मैंने तो सुना था पाकिस्तानी लड़कियां बहुत शर्मिली होती है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। उसने सरता पैर उसे मुस्कुराते देखा तो कहे बगैर ना रह सका। मैंने भी सुना था अंग्रेज़ लड़के बहुत फ्रेंडली और केयरिंग होते हैं, पर आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। दुबदू जवाब आया। अबरीश कभी बात का जवाब दिए बिना रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम लड़की हो कि बोलने की मशीन, हर वक्त पटर पटर जुबान चलती रहती है। आप लड़के हैं कि तोते जिसकी नाक हमेशा गुस्से से लाल रहती है। अदीर ने बेसाख्ता अपनी नाक को छुआ। खड़ी मगरूर नाक इस वक्त गुस्से और झुंझलाहट से सुर्ख हो रही थी। वो मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। आप गुस्सा हो रहे हैं क्या? जब ही आपकी नाक लाल हो रही है। कमीज़, कॉटन की कमीज़, शलवार पर बेतरतीबी से दुपट्टा लिए खुले बालों के साथ वो टांग भर लड़की अदीर का जब्त आजमा रही थी। वो अपनी माँ की वजह से चुप हो गया था। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि बस। वो बोलते बोलते रुका। मेरी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि दिल चाहता है ढेर सारा प्यार करे, पर मुझे पता है आपकी नाक के गुस्से की वजह से ही लाल है। वो किसी माहिर की तरह उसका सुर्ख चेहरा देखते हुए बोली। क्या करने आई हो यहाँ और बगैर इजाज़त के मेरे कमरे में आने से ग्रेस करना? क्योंकि मुझे किसी की मुदाखलत बिल्कुल नहीं पसंद। मैं ग्रेस क्यों करूँ? मैं जहाँ चाहे जा सकती हूँ। ये मेरे दादा का घर है, पूरा कसर इंसारी मेरा है। फिर मेरा जहाँ दिल जाएगा मैं वहाँ जाऊँगी। और यहाँ तो बस अम्मा के कहने पर जूस लेने आई थी, पर आप तो पहले ही इतनी मिर्चें चबाए बैठे हैं और ये ठंडा जूस भी आपको ठंडा नहीं कर पाएगा। वो बोली तो बोलती ही चली गई और हाथ में मुझे ट्रे धप से बेड पर रखी। तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं लड़की? इससे पहले मेरे जब्त का पैमाना लबरेज हो, यहाँ से चली जाओ। तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज नहीं। मैं एक बच्ची से हरगिज़ सुलझना नहीं चाहता। और सर्द लहजे में दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए बोला। जा रही हूँ। इतना लाल पीले क्यों हो रहे हैं? बच्ची किसे बोल रहे हैं आप? पूरे 3 दिन बाद 18 साल की होने वाली हूँ मैं। आप खुद होंगे बूढ़े अंकल कहीं के। जब ही मुझे बच्ची और खुद को इतना उम्र रसीदा समझ रहे हैं। जा रही हूँ मैं, पर वापस आने के लिए। अपने बाल अदा से झटकती हुई जा चुकी थी। अदीर हैरत से दरवाजे को देखने लगा जहाँ से वो गई थी। अबरीश ने सब बूढ़ा अंकल तक कहते और वो कुछ कह ना पाया। अदीर ने खुद को काबू करने के लिए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बदतमीज़। उसे मजीद एक लकब से नवाजते अदीर दरवाजे को घूरने लगा। आज से पहले ऐसी आफत की परकाला लड़की उसने नहीं देखी थी। कसरे इंसानी गांव के करीब बनी इंतहाई खूबसूरत हवेली थी, जो हिकमत अली की मलकियत थी। गांव से शहर तक का फासला इतना ज़्यादा ना था। हिकमत अली ने शहर जाने के बजाय वहीं अपनी ज़िंदगी बसर करने की ठानी। उनके नाम पर काफ़ी ज़मीनें भी थी, जो जद्दी पुश्ती ज़मींदार थे। उन्हें अल्लाह ने सबसे पहले बेटी सबीन से नवाजा, उसके बाद 2 बेटों से उनका घराना मुकम्मल कर दिया, गज़नफ़र और उसके बाद गफ़रान। बच्चों की जवानी की उम्र में उनकी शरीके हयात ही चल बसी। सबीन घर की लाडली होने की वजह से शोखो चंचल तबीयत के मालिक थी। मुखालिफ ज़मींदार के बेटे अबरार और उसका ने उसे खेत में देखा तो दिल दे बैठा।
पहले तो सबीन इग्नोर करती रही, फिर अबरार की मोहब्बत ने उसे अपना असीर कर लिया। बात मुलाकातों तक जा पहुंची। हिकमत अली को इस सब की खबर मिली तो सबीर को घर के अंदर तक बंद कर दिया। सबीन को ना पाकर इब्रार बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वालिदैन को रिश्ता भेजने का कहा, मगर मुकाबिल की बेटी को बहू बनाना इसके बाप को मंजूर ना था। सबीन की गैर मौजूदगी ने तो अबरार को मजीद बेचैन किया, तो वो खुद अकेले सबीन का रिश्ता लेने जहाँ पहुंचा। सबीन को इत्तला मिली तो खुद भी अपनी मोहब्बत के लिए बाप के सामने डट गई। हिकमत अली ने इसी वक्त इन दोनों का निकाह पढ़ाकर कता ताल्लुक कर दिया। सबीन ने बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माने तो अबरार उसे अपने साथ लिए लंदन ले गया, जहाँ से वो डिग्री हासिल करके आया था। वक्त का काम है, गुजरना तो गुजर ही जाता है। सबीन का नाम भी लेना कसर इंसानी में मना था। खुदा ने चंद साल बाद सबीन को बेटे से नवाजा, जिसका नाम उसने अदील रोज़ खान रखा। उसकी पैदाइश पर सबीन ने हिकमत अली से रब्ता करना चाहा, पर वो नहीं माने। बेटी की दी गई ये चोट उन्होंने दिल से लगा ली थी। इन्हीं दिनों हिकमत अली ने अपने छोटे बेटे गफरान की ख्वाहिश पर उसकी शादी खानदान में ही ज़ोबिया से कर दी, जो कि एक नहायत नेक तबीयत की औरत थी। गफरान को शादी के पहले ही साल बेटी बरीजे से नवाजा। 2 साल हिकमत अली ने बड़े बेटे की शादी की ज़ुबिया की छोटी बहन फ़ायज़ा से। ज़ुबिया और गज़नफ़र के यहाँ पहली औलाद बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने ज़रियान रखा। ज़रियान के बाद गफरान के 2 साल बाद जायशा की पैदाइश हुई, और उसके बाद अबरीश ने गज़नफ़र और ज़ुबिया की ज़िंदगी में आकर उनका घराना मुकम्मल कर दिया। बच्चे बड़े होते गए तो कसर इंसानी में रौनक बढ़ती गई। हिकमत अली आगा जान के रुतबे पर फाइज हो गए, तो अबरीश जो घर में सबसे छोटी थी उनकी लाडली बन गई। उन्हें अबरीश में अक्सर सबीन की झलक दिखाई देती थी। सबीन हमेशा उन्हें कॉल करती रहती थी, मगर वो राब्ता ना करते थे उससे। हिकमत अली को जब उम्र के आखिरी से में एहसास हुआ तो अपनी बेटी को कॉल मिलाकर पाकिस्तान आने का कह दिया। सबीन भी खुशी से निहाल होती, इतने साल बाद बाप से मिलने के लिए अपने बेटे के साथ लौट आई। बिया बेजार सी बेटी शादी की तकरीब देख रही थी। खाना खुलने में अभी भी वक्त है। ऐसे में ज़ुबिया बेगम से कितनी ही औरतों से मुतारिफ करा चुकी थी। स्याह घेरदार नट के आसमानी रंग की फ्रॉक में उसका गद्दार वजूद अपनी झिप दिखला रहा था। हल्का सा मेकअप और झुमके उस पर जच रहे थे। सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर गोल्डन चश्मा नाक पर टिकाए वो ज़्यादा नज़र लग रही थी। जो मज़ीद उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं वो थे उसके गुलाबी गाल। बिया उठो, तुम यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? मिसिस अहमद अपने बेटे तबरीज़ को तुमसे मिलवाना चाह रही हैं। थोड़ी देर में वो यहीं आता होगा, तब तक तुम अपने आप को तैयार कर लो। उससे कोई फजूल बात मत करना। जी मम्मा, मुझे पता है, इससे फजूल बात मत करना। ज़ोर से मत हंसना, अपनी चॉकलेट की दुकान खोल कर मत बैठना। सब चीज़ें रट चुकी हैं मुझे। आप जाकर इंजॉय करें, मैं देख लूँगी। बिया बेबसी से गया हुई। इस वक्त किसी लड़के से मिलना तो दूर, देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। ज़ुबैर बेगम भी सर हिलाती मुतमईन होकर चली गई। उसने एक नज़र मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलकर खुद को देखा, और फिर उसके बाद इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो सामने ही बिशाम नज़र आया। अक्सर ऐसे इत्फाकात हो जाते थे, क्योंकि बिशाम के अब्बा ज़ुबिया बेगम के फर्स्ट कज़न थे। क्या करूँ, इस नई आफत से कैसे जान छुड़ाऊँ? क्यों ना पिछले आइडिया को ही रिन्यू किया जाए। बिया के लब मुस्कुराए। दिमाग में नया आइडिया आ चुका था। वो अपनी फ़्राक संभालती बिशाम के पास आई, और टेबल के पास बैठा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में मसरूफ़ था। किसी की मौजूदगी महसूस करते उसने सर उठाया। क्या हुआ भालू? आबरू चुकाकर पूछा गया। भालू मत बोलो मुझे बनी, तुमसे बड़ी हूँ मैं। मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए था। वो अपना लहजा नरम रखा, क्योंकि अपना काम जो निकलवाना था। और मैं तुम्हें कोई फ़ेवर क्यों दूंगा बगैर किसी वजह के? बड़ी तो देखो, सिर्फ 2 साल बड़ी हो, 200 साल बड़ी नहीं हो। अपना काम है तो फ़ौरन मीठी बन गई। भालू प्लीज़ मेरी मदद कर दो, आंखें पटाकर मासूमियत से कहा गया, वरना दिल तो कर रहा था इसके भालू बोलने पर अच्छी खासी सुना दे। अच्छा कहो। बशाम को जैसे उस पर रहम आ गया था। वो वहाँ एक लड़का आने वाला है, मामा चाहती हैं उसका रिश्ता मुझसे हो जाए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ तो मेरी मदद कर दो। कुछ देर के लिए मेरे झूठे मंगेतर बन जाओ कि मैं कह दूँगी कि ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से मम्मा नहीं मान रही। प्लीज़। झूठा मंगेतर? तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये आइडिया कैसे आ जाता है? मैं नहीं बनूंगा तुम्हारा मंगेतर। वो भड़क उठा था। तुम्हें बस दिखावा करना है। कौन से सच में तुम्हारी मंगनी हुई है मुझसे? प्लीज़ मान जाओ। देखो वो आ गया। बदले में वक्त आने पर मैं तुम्हारी कोई भी एक बात मान लूँगी। अब खुश? उसने बशाम को लालच देना चाहा, जो पुरसोच नज़रों से उसे देख रहा था। अपने वादे से मुकरना नहीं, बरीज़े गफरान, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उंगली उठाकर तनबीह करता अपनी जगह से उठा और सामने खड़े तबरेज़ की जानिब चल दिया। पिया भी खुश होती, गहरी सांस लेती उसके सामने ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिशाम ने खुशी इखलाकी से पहल की। जेल से सेट हुए बाल सफ़ेद कमीज शलवार में वजीहा लग रहा था। वालेकुम सलाम, मैं आपको नहीं जानता। मैं तो यहाँ बिया से मिलने आया हूँ। तबरेज़ उलझा। फॉर्मल ड्रेस शर्ट पैंट में मलबूस वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। जी मैं ही हूँ बिया, और ये बिया शर्माई। तबरेज़ ने आबरूज खाकर उसे देखा। मैं इनका मंगेतर हूँ, जल्द होने वाला शौहर बशाम शिराजी। आपकी तारीफ़? पर बिया तो शायद सिंगल है। जब ही इनकी मम्मा ने मुझसे
मुझे इनसे मिलने के लिए भेजा है। तबरेज़ ने उलझते हुए दोनों को देखा। क्या बताएं भाई जी, मेरी मम्मा को परी पसंद नहीं है, ये हमारे ख़ानदान से ही है। मैंने तो मम्मा को साफ कह दिया है कि मैं इनकी झोंपड़ी में भी रह लूँगी, पर वो नहीं मानी। आप खुद बताएं, हम दोनों में से ज़्यादा वाइट कौन है? बिया ने फार्म में आते दोनों हाथ कमर पर टिकाए पूछा तो बेचारा तबरेज़ गड़बड़ा गया। बशाम उसके गरीब और झोंपड़ी कहने पर फुकत दांत पीस कर रह गया था। बोले, बताएं, मैं या वो? तबरेज़ ने दोनों का मुआवजा किया। बिया और बशाम दोनों का रंग साफ था, पर बिया की रंगत मलाई की तरह थी। वो लड़ाका तैयारा बनी हुई थी। बशाम ने तासुब से उसे देखा। आप ज़्यादा वाइट हैं, तबरेज़ बौखलाते हुए कहा। बिया फतेह याद नज़रों से बशाम को देखने लगी जैसे बहुत बड़ा मार्का सर किया हो। देखो भाई मेरे, इस जैसे पीस को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम खुद इनकार कर दो कि कह देना लड़की ज़रा मोटी है। अब कोई तो जवाब देना होगा तुम्हें भी। बशाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बिया से हिसाब बराबर किया। मोटे हो गए तुम, तुम्हारे बच्चे में मोटी नहीं हूँ, हेल्दी हूँ। पता चलता है खाते पीते घराने की हूँ, ना कि कहज़दा इलाके की। किसी के मोटा बोलने पर वो भी उधार नहीं रखती थी। देखा ये कैसे मुझसे लड़ रही है। मैं तो जैसे तैसे अपने गुनाहों की सज़ा समझ के बर्दाश्त कर लेता हूँ, पर तुम वक्त रहते जान बचा लो। खुद बताओ, तुम ऐसी लड़ाका मोटी लड़की के साथ गुजारा आसान है क्या? नहीं, आप तो लड़ाका नहीं, मेरा मतलब है। वो भी बोल ही रहा था कि बिया की किन्नतों नज़रों से ने उसे मोलने से रोका। क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या मैं लड़ाका हूँ? बशाम भी पूरी तरह अपनी फॉर्म में आ चुका था। बताओ उसे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे क्या घूर रहे हो? वो दोनों तबरेज़ को बुरी तरह गड़बड़ा रहे थे। दोनों की नज़रों से खाए होते उसने जाने में ही आफियत जानी। आप दोनों मुझे बख्श दें, मुझे नहीं करना कोई रिश्ता। वो बाकायदा हाथ जोड़ते उनसे उन दोनों की सुने बगैर चला गया। बिया और बशाम एक दूसरे को देखते मुस्कुराए जैसे मिशन कंप्लीट हो चुका हो। थैंक यू, तुम नहीं होते तो आज ये रिश्ता पक्का हो ही जाता समझो। बिया उसकी मशहूर हुई। वो कुर्सी पर ढह सी गई जैसे बहुत बड़ा मार्का सर किया हो। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती बिया? कभी ना कभी तो करनी ही है। बशाम ने उसके इनकार की वजह जानना चाहिए। मैं शादी करना चाहती हूँ, पर ऐसे लालची लोगों से नहीं, या इन लोगों से नहीं जो मुझे मोटा कहते हैं। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उससे जो मुझसे मोहब्बत के सबूत के तौर पर चॉकलेट की फैक्ट्री देगा। फिर तो अल्लाह ही मालिक है तुम्हारा। चॉकलेट की फैक्ट्री तुम्हें दी तो चंद दिन में वो सिर्फ फैक्ट्री ही रह जाएगी, क्योंकि चॉकलेट तो तुम ही खा जाओगी। बशाम ने दबाकर मुस्कुराया। बिया उसे खूंखार नज़रों से देखती अपना फ्राक संभालती चली गई। बशाम उसके बाद कितनी देर तक बिला सबब मुस्कुराता रहा। सब आज शादी में जा रहे थे। बिया के रिश्ते वाले मना करके जा चुके थे, इसलिए ज़ुबैर बेगम से शादी में ले जाने पर वजीद थी, ताकि कोई नया रिश्ता खोज सके। सब बड़े और बिया शादी में जा चुके थे। ऐसे में आगा जान और यंग पार्टी उनके ज़िम्मे थी। जरियान और जायशा पेपर का बहाना करके रुक चुके थे, जबकि अदीर को इन सब चीज़ों में सिरे से ही इंटरेस्ट नहीं था। आगा जान इन तीनों को शरारत ना करने की तनबीह करके अदीर को उनकी रखवाली पर लगाकर खुद आराम करने जा चुके थे। यहाँ रात शाम के बाद ही हो जाती थी। अभी 10 ही बजे तक हर तरफ फूक आलम था। आबिश, जरियान और जायशा तीनों अदीर को सोने का कहकर अपने कमरों में गए तो अदीर भी सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। गाड़ी की चाबी एहतियात के तौर पर आगा जाने उसे थमा दी थी। कुछ पल मजीद सिरके थे, वो तीनों अपने अपने कमरों से बाहर निकलते अपने मीटिंग पॉइंट यानी किचन में दाखिल हुए। यार, आगा जान से चाबी चुराना हमेशा आसान होता है, अब अदीर भाई से कैसे लेंगे चाबी? कभी कभी तो ये मौका मिलता है। जरियान परेशानी से गोया हुआ। वो तीनों इस वक्त मेज़ के गिर्द दायरा बनाए बैठे थे, एक दूसरे को देखते जैसे किसी बड़ी प्लानिंग में मसरूफ दिमाग लड़ा रहे थे। कसमें मुझे तो प्रोफेशनल चोरों वाली फीलिंग आ रही है, जिस तरह हम प्लानिंग कर रहे हैं, है ना? ऐसे जैसे कोई ख़जाने की चाबी चुरानी हो। जायशा पुरजोशी बोली। वो तीनों ऐसे ही सब के जाने के बाद सैर सपाटों पर निकल जाते थे, पर आज के मामलात कुछ गड़बड़ थे। जरी भाई, आप तो थोड़ी देर खामोश हो। बात यह है कि सड़ियल शेर की अचार से कौन लाएगा चाबी? इससे पहले सब वापस आए, हमें जाना है। देखो भाई, मुझसे तो कोई उम्मीद नहीं रखना। मैं अगर अदीर भाई के हाथ लग गया तो मेरा कचूमर बना देंगे। उनका 2.5 किलो का हाथ मेरी जान ले सकता है। अलबत्ता तुम दोनों लड़के हो, तुम दोनों को तो मारने से रहे। अगर पकड़े भी गए तो थोड़ा बहुत डांट कर छोड़ देंगे। जरिया ने जायशा को नज़रों ही नज़रों में इशारा किया तो दोनों की नज़रें अब्रिश पर जम गई। अब्रिश उनकी नज़रों का इर्तिकाज़ अपने ऊपर महसूस करते ज़ोर शोर से नफ़ीमों से हिलाने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। हाँ अब्रिश, तुम ही जाओगी। नहीं, हाँ, वरना सोच चलो, तुम्हारे जो टेस्ट में कम नंबर आए उसके बारे में मैं बाबा को बताते देर नहीं लगेगी। जरिया ने उससे अपनी बात मनवाना चाहिए। तुम्हें ही जाना होगा। तुमसे अच्छी चाबी छोड़नी, मेरा मतलब है अच्छी लड़की हमने नहीं देखी। तुम नहीं जाओगे तो जो पार्टी के लिए तुम मेरा ब्लैक ड्रेस चाहिए था वो नहीं मिलेगा। हाँ सही है, सब मुझ पर बड़ा होने का दोष जमाए। इंसान कुछ भी बन जाए, घर का छोटा बच्चा ना बने। खुफकी से अब्रिश ने नाक खुलाई। जायशा और जरियान के लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। मेरा छोटा लाडला बच्चा है ना, जल्दी से जाओ और चाबी लेकर आओ। ख्याल रखना अदीर भाई जाग ना जाए। जायशा ने बाकायदा उसके गाल खींचे थे। अब्रिश ने अपना गाल सहलाया।
अगर चिट्टे कुक्कर ने मुझे देख लिया तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी, वो साले मुझे निकल जाएंगे। उनकी तो एक उंगली की मार हूँ मैं। तुम डर रही हो अब्रिश? अब्रिश दी ग्रेट जो किसी से नहीं डरती एक आदमी से डर रही है। वाओ! जरियान ने ताली बजाते हुए अफसोस से कहा, मैं नहीं डरती किसी से, वो तो उनके बड़े होने का लिहाज करती हूँ। अभी देखिएगा कैसे उनकी नाक के नीचे से चाबी लेकर आती हूँ। अब्रिश और उन्हें खबर भी नहीं होगी। जोश में आकर कहने के साथ वो सीढ़ियों की चढ़ती अदीर के कमरे के सामने आ रुकी। नीचे खड़े जरियान और जैश एक दूसरे को देखते मुस्कुराए। अब्रिश को भेजना एक मुश्किल टास्क था जो अंजाम दे चुके थे। अब्रिश उंगलियां मरोड़ती डरते हुए हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुए तो मलजे अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी चल रही थी। अब्रिश दरवाज़ा बंद करके बगैर चाप पैदा किए बेड के पास आई जहाँ वो कंफर्टर आधा ताने मजे से सो रहा था। ये कहीं जिन तो नहीं जो इतनी सर्दी में ऐसे बेशर्मों की तरह सो रहे हैं। वैसे क्या बॉडी शाडी बनाई है एकदम हॉलीवुड हीरो की तरह। अब्रिश की नज़रें उसकी शर्टलेस जोड़े सीने पर पड़ी तो लब खोल किए वाव कहे बगैर ना रह सकी। कमरे में चलती एसी से अब्रिश को ठंड महसूस हुई थी। ऐसे में अधीर सुकून से सोया हुआ अब्रिश को कपकपी का एहसास करवा गया। शर्म कर अब्रिश, अपने काम पर फोकस कर। उसने खुद को डपटते चाबी ढूंढना चाहिए। साइड टेबल पर कहीं नहीं दिखी। नजरें मजीद दौड़ाई तो उसके तकिए के नीचे चाबी दिखाई दी। अधीर खटपट की आवाज़ से उठ चुका था। एक आंख खोलकर देखा तो अब्रिश को अपने कमरे में पाया और माथे पर मौजूद बिलों में इजाफा हुआ। ये यहाँ क्या कर रही है? कौन सा काम करने आई है इतनी रात में? उसे मशकूक नज़रों से देखते अदीर ने वापस आंखें बंद कर ली। वो अब्रिश को हरगिज़ शक नहीं होने देना चाहता था। वो देखना चाहता था अब्रिश यहाँ क्या करने आई है। उफ! इस शेर की कचार से चाबी निकालना मुश्किल है, पर मैं भी अब्रिश हूँ, अपने आगा जान की शेरनी। खुद को हिम्मत देते अज़म से कहते हुए अदीर पर झुकी। ऐसे कहते स्याह आबशार के मानिंद बाल अदीर के चेहरे पर फैल गए। बालों की भीनी भीनी खुशबू अदीर की सांसों में घुली थी। ऐसी खुशबू तो कभी हवासों पर तारी नहीं हुई थी। दिल में गुदगुदी सी हुई। उन दोनों की धड़कनें कमरे में रक्स करती शोर मचा रही थी। इस हद तक नज़दीकी से इनफे नाजुक से पहली बार अदीर रोज़गार ने देखी थी। अभी से उसके तकिए के पास हाथ डालकर चाबी निकाल रही थी। अदीर के अनाबी लब उसके बालों से टकरा रहे थे। वो लब भींच कर रह गया। लापरवाही में ही सही उसके इतने करीब आ चुकी थी कि वो हाथ बढ़ाकर उसे छू लेता। उसके होश ठिकाने लगाने के लिए अदीर ने करवट बदली तो अब्रिश पूरी तरह उस पर लड़क गई। उसे अंदाज़ा होना चाहिए था कि इस वक्त किसी आदमी के कमरे में जाने का अंजाम किस हद तक खतरनाक हो सकता था। उफ! हाथी जैसा हाथ है ये वही 2.5 किलो का हाथ है जिसके उठने से बंदा उठता नहीं उठ ही जाता है। अब्रिश तेरे लब बड़बड़ाई उसका हाथ हटाने की कोशिश की। अदीर के हवासों पर भीनी भीनी बालों की मधोशकुन खुशबू असर कर रही थी। उनके नरमाहट उसका दिल गुदगुदाने लगी। अपने दिल को डपटते उसने अब्रिश को रिहाई दी तो वो सरपुट चाबी लेते वहाँ से दौड़ी। नीचे आकर उसने फतायाब नज़रों से जायशा और जरियान को देखा। जायशा ने उसे गले लगा लिया जबकि जरियान ने उसे दाद देते ताली बजाए बगैर नहीं रह सका। वो तीनों पोर्च में खड़ी गाड़ी में जा बैठे थे। जरियान और जायशा आगे जबकि अब्रिश ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। हमें तो लगा तुम वहीं रह जाओगे और हमारा प्लान कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाता? तुम लोगों ने अब्रिश को बहुत हल्के में लिया हुआ है। इस घर में छोटी ज़रूर हूँ पर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकती हूँ। अब्रिश बोली तो जायशा महज सर हिलाकर रह गई। मौत का फरिश्ता। अब्रिश के हलक से फंसी फंसी आवाज़ बरामद हुई। लगता है बेचारी अब्रिश का दिमाग चल गया है। हमें इसे किसी अच्छे हस्पताल दिखाना है चाहिए। तुम अभी मरी नहीं हो अब्रिश, होश में आ जाओ। जायशा हंसते हुए बोली। जरियान ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसका जैसा रंग फूक हो चुका था। क्या हो गया है भाई? यहाँ कहाँ से मौत का फरिश्ता आ गया है? जायशा ठीक कह रही है, होश में आ जाओ। जरियान ने उसे झंझोड़ा। भाई सच में सामने देखें। अब्रिश ने हाथ की इशारा किया तो जायशा और जरियान की हालत भी ख़राब हुई थी। गाड़ी के हेडलाइट्स के सामने अदीर हाथ पर हाथ बांधे खड़ा इन तीनों को ही खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मारे गई ये हिटलर कैसे उठ गया? जायशा बुड़बुड़ाई। भाई मौत का फरिश्ता करीब आ रहा है, मुझे बचा लो। अब्रिश अपनी एक्टिंग के तेवर दिखाते हुए ड्रामाई अंदाज में बोली। जरियान को पता था अब तो वो गया। दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ाए लेकिन कोई फिलहाल आइडिया जहन में नहीं आया। मौत का फरिश्ता यानी अदीर गाड़ी के पास पहुंचा। ड्राइविंग सीट की तरफ झुककर संजीदगी से जरियान को देखा तो उसके गले की गिल्टी उबड़कर मालूम हुई। कहाँ जा रहे हो इस वक्त तुम तीनों? ये कोई वक्त है मर्डर गश्त करने का? समझाया भी था अपनी हरकतों से बाज रहना, पर तुम लोगों को समझ में नहीं आती। हम वो जायशा ने कुछ बोलना चाहा पर कोई बहाना ना सूझा तो जरियान की तरफ बेबसी से देखा। हाँ कहो, हम क्या? अदीर भाई अब्रिश को मछली बहुत पसंद है तो आज खाने में उसने ज़्यादा खा लिया। उसका पेट खराब हो गया, उसे चक्कर आने लगा। अब उसकी हालत देखकर मुझे जैसे भाई से रहना गया तो हमने सोचा डॉक्टर के पास चलते हैं। जरियान जहन पर जोर देते जो मुँह में आया बोल गया। अदीर ने एक नज़र पीछे बैठी अब्रिश को देखा जो ठीक ठाक थी। जायशा ने नामहसूस अंदाज में सिर टौका दिया तो वो जैसे होश में आई।
हाँ हाँ, मुझे बहुत दर्द है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बचाओ मम्मा। अपना हुनर दिखाती हुई दवाइयाँ देती सीट पर लोटपोट हो गई। रिया ने दांत पिसकर की ओवर एक्टिंग मुलायजा की। अपना सर दबाते वो कराने लगी। ये दर्द रात तक तो नहीं था, अचानक दर्द हुआ और ये पेट का दर्द कब से सर में होने लगा। इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे उठा देते। अधीर तंजिया बोला। जायशा ने दिन ही दिन में ब्रिज के ओवर एक्टिंग पर उसे 100 बार कोसा था। आपको कैसे पता है कैसे होता है ये पेट का दर्द? मेरा पेट का दर्द अलग है, बिल्कुल ही सर में होता है। आप डॉक्टर हैं क्या जो आप आकर आपको उठाते हैं? अब्रिश फौरन सीधा होते हुए बोली। जवाब दिए बगैर उसका गुजारा नहीं था। अभी शराफत से तीनों बाहर निकलो, तीनों को सजा मिलेगी इसकी। अब्रिश सुबह उठकर नाश्ता बनाएगी सबके लिए, जायशा सुबह सफाई करेगी और जरियान तुम। मैं जनाना औरतों वाला काम हरगिज़ नहीं करूँगा। जरियान ने एहतजाज किया। आप किस बात का बदला ले रहे हैं हमसे? अगर कुछ ले देकर कुछ मामला रफा दफा नहीं हो सकता क्या? आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं, हम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। आप बस आगे जान को मत बताइएगा। अब्रिश ने पैन तरह बदलते इससे लालच देना चाहा। मुझे चोरी छुपे जाने का कहीं शौक नहीं। आगे जान को इस सूरत कुछ पता नहीं चलेगा जब तुम तीनों अपनी पनिशमेंट पूरी करोगे। जरियान तुम गुलाब खान की जगह घर के तमाम काम करोगे, अंडरस्टैंड? अब बाहर निकलो, अपनी शक्लें गुम करो। अधीर का हुक्म मानना ज़रूरी था, इसलिए बेबस नज़रों से एक दूसरे को देखते जायशा और जरियान अंदर चले गए। अभी तो तुम्हारे पेट में कम सर दर्द ज़्यादा हो रहा था, वो सही हो गया क्या? अधीर मुस्कुराहट दबाते लबों तले दबाते ब्रिज से बोला। आपको देखकर तो अच्छे अच्छों के दर्द ठीक हो जाएं। ये जो आप बोतल के जिनकी तरह नाजिल हुए हैं, ये बताएं कि आपको पता कैसे चला? कहीं सचमुच का चिराग तो नहीं है आपके पास? जादू से पता चला है। अभी तुम इन सब बातों के लिए बच्ची हो। उसकी जानिब जोकर कहते वो मायने खेजी से मुस्कुराया और वापस मुड़ गया। तुम मुझे यहाँ कहाँ घुमाने ले आई हो? ये जगह घूमने लायक तो नहीं लग रही। इतने कच्चे पक्के रास्तों पर तुम लोग चल कैसे लेते हो? कच्ची पगडंडी के एक पहाड़ चलते अधीर खासा झुंझलाया हुआ था। अभी उसे आज ज़बरदस्ती गाँव घुमाने लाई हुई थी। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर अपनी माँ के कहने पर जाना पड़ा। ज़रा सब्र कर जाए, जहाँ मैं आपको लेकर जा रही हूँ वो देखते ही आप महबूब हो जाएंगे। ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं जब भी उदास होती हूँ तो यहीं आ जाती हूँ। आबरिश उसे लेकर तालाब के पास आई। सूरज डूबने का मंजर तालाब के पानी में मुनक सा होता नारंगी रोशनी फैला रहा था। हर जानिब सकूत था, परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। अधीर जो कुछ देर पहले झुंझलाया हुआ था, थोड़ी देर के लिए साकित रह गया। कुदरत इतनी खूबसूरत होती है, उसका अंदाज़ा आज हुआ था उसे। आप शुरू से ही इतने बदमजाज हैं क्या? ये हवा, ये फूल आपको ज़रा मुतासिर नहीं करते? एक्चुअली मैंने कभी इन्हें गौर से देखा ही नहीं। लंदन की ज़िंदगी बहुत तेज़ है, सब अपने अपने कामों में इतने मगन होते हैं कि इन चीज़ों से वक्त ही नहीं मिलता। वो कंधे उचकाकर गोया हुआ। तालाब का पानी पुरसुकून था, ठहरा हुआ। गुलाबी रंग की कमीज शलवार में मलबूस वो छोटी सी लड़की कुदरत को अपने दिल के पास महसूस कर रही थी। वो हसीन थी और इसी मंदिर का हिस्सा लग रही थी। आप गौर करेंगे तो हर चीज़ में अल्लाह का अक्स पाएंगे। कभी कभी जब हम वक्त निकाल कर इन चीज़ों पर गौर करना शुरू होते हैं तो कुर्ब इलाही हासिल होता है। ये सुकून का असल मतलब है। वो जैसे डूबते सूरज में खो सी गई थी। अधीर ने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते बगौर उसे देखा। इसके ब्राउन बाल हवा के ज़ोर से उड़ रहे थे और वो इन सब से बेनियाज थी। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कब से करने लगी? बताया तो था, मैं जब अगले 2 दिन बाद 18 साल की हो जाऊंगी तो यानी मैं बड़ी ही हूँ। खबरदार जो मुझे छोटा कहा तो। दिखती तो तुम चोटी से भी छोटी हो। अधीर ने उसका कद काट पर से छेड़ा। ये चूंटी हाथी की नाक में दम कर सकती है, अधीर जी, खौफकी से कहा। अपना बदला लेने के लिए लबों पर शरारत मुस्कुराहट छा गई। वो आगे बढ़ी और तालाब से पानी हाथों में भरकर उस पर उछालते हुए खिलखिलाई। वो उसकी खिलखिलाहट ज़ोरों शोर से सुनाई दी थी। अधीर जो इस इफ्तात के लिए तैयार ना था, हैरतज़दा रह गया। अपनी शर्ट पर पानी पड़ते ही इसकी कार्रवाई समझ आई थी। यूं चूंटी उसे खूंखार नज़रों से देखते उसकी जाने बढ़ा। यूं हाथी, अब्रिश से पंगा इस नॉट चंगा। अब्रिश जो इसका इरादा भांप चुकी थी, अंगूठा नीचे करके हार जाने के निशान बनाए खिलखिलाते हुए भागी। डूबता सूरज इन दोनों की अटकलियों पर मुस्कुराया। जैसे ये मंजर मुकम्मल हो, इन दोनों की हंसी कायम रहे। मुझे हाथी कहने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैं छोड़ूंगा नहीं आज तुम्हें। अधीर उसके पीछे भागा और एक ही जिस्म से पकड़कर पानी में धकेल दिया। अब्रिश पानी में गिरते ही बौखलाई। फतायाब नज़रों से अब्रिश को पानी में देख रहा था। उस पर पानी डालने का अंजाम वो उसे पूरा ही भिगो चुका था। देर जी मुझे बचाए, मुझे तैरना नहीं आता। अब्रिश का यह कहना था कि अधीर की हंसी को ब्रेक लगी। वो संजीदा होता परेशान हुआ, अपना कोट उतार कर एक जानिब उछाला। अब्रिश पानी में हाथ पाँव चलाती खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पैर बेजान हो रहे थे, उसका जबकि चेहरा और होंठ नीले पड़ रहे थे। डैम इट गर्ल, अपनी पेशानी मसलता। जब उसे कोई हल ना सूझा तो उसे बचाने के लिए खुद भी पानी में कूद गया। अब्रिश के हाथ बिल्कुल बेजान हो रहे थे। अधीर ने उसे कमर से थामकर नज़दीक करते उसका सर ऊंचा किया। सांस लो लड़की, होश में आओ।
अदीर उसे पकड़ के किनारे पर लाया। ऐसे में उसका दुपट्टा तैर कर दूर जा चुका था। फिक्र थी तो बस इसकी जिसका वजूद बेजान हो रहा था। होश में आओ अब्रिश, सांस लो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुम्हें तैरना नहीं आता। सॉरी प्लीज़। अब अदीर ने उसका हाथ पकड़कर मसला और उसकी पीठ थपथपाई। अब्रिश के मुंह से पानी निकला तो वह गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी। उसे नॉर्मल होता देख अदीर की जान में जान आई थी। उसे बचाने के लिए खुद पूरी तरह भीग चुका था। उस पर झुके वो अनसरमई आंखों में के मंजर में डूब रहा था। सियाह घंघूर पलकों का रक्स मुठभेड़ कर रहा था। ब्राउन बाल और अब अब्रिश के चेहरे पर चिपक चुके थे, जिनकी बूंदें चेहरे को तर कर रही थी। देखा इस चूटी ने कैसे हाथी के हाथ पांव फैला दिए। देखें खुद की शक्ल हवाइयाँ उड़ी हुई है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आगा जान मेरी जान ले लेते। लड़की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बता नहीं सकती थी तुम्हें तैरना नहीं आता? आपने पूछा कब जो बताती है। वैसे आपको तो आता है, तो आपने समझ लिया सबको ही आता होगा। तुम ठीक तो हो? कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा या सांस लेने में परेशानी? उसका हाथ पकड़े फिक्रमंदी से खोया हुआ अब्रिश ने जोरों शोर से सर नफी में हिलाया और उसके नीले होंठ कुछ और ही जाहिर कर रहे थे। आई एम सो सॉरी, अदीर नरमी से बोला। अपनी आदत के बरक्स जाकर वो नरमी दिखा रहा था। सॉरी नहीं चलेगा, आपको सच में सॉरी करना है तो अपने कान पकड़ कर कहें। अब्रिश शरारत से गोया हुई। क्या मैं कान पकड़ूं? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो यार? कितना बुरा लगूंगा मैं। तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुमसे बड़ा हूँ। अदीर ने उसे शर्म दिलानी चाहिए पर वो मुस्कुराई। अब बोला है तो पूरा करना होगा, वरना जाए सॉरी कबूल नहीं होगी। वो शाने बिया नियाजी से गोया हुई। अदीर ने बेबस नजरों से उसे देखा, मगर वो यूं ही मुंह फेर गई। अदीर ने गहरी सांस भरकर अपने दोनों कान पकड़े। मुंह के जावे बिगाड़े हुए थे अपने। ऑफिस का सख्त बॉस एक लड़की के सामने बेबस कान पकड़े खड़ा था। अब्रिश जो चुप हो गई थी एक बार फिर खिलखिलाई। उसकी मुस्कुराहट अदीर के दिल पर फवार बनकर बरसी थी। तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? अदीर ने कान छोड़ते फिक्रमंदी से पूछा तो अब्रिश ने जोरों शोर से नफी में से हिलाया, जबकि उसका बदन होले होले कँपा रहा था। उसकी जिस्म की रानाइयाँ अदीर को नजरें चुराने पर मजबूर कर रही थी। अदीर अपनी जगह से उठा अपना कोट उठाकर उसे पहनाया। दोनों की नजरों का तसादम हुआ तो अदीर मासूम आंखों में खोने के डर से नजरें चुरा गया। इडियट बच्ची है वो तेरे आगे। वो दिल में हम कलाम हुआ। सोच ले, ये मैं वापस नहीं करूंगी। आपको ठंड लग जाएगी फिर। अब्रिश ने कोट अपने शानों पर दुरुस्त किया। अदीर ने गहरी सांस खारिज की। वो क्या बताता कि अपने दिल के हालत से परेशान उसे क्या कुछ लग चुका था। रख लो, आज से ये तुम्हारा है। मुझे ठंड लग जाएगी पर आगा जान की शेरनी पोती को कुछ ना हो। अब चलो। उसका हाथ ऐसे हाथ से थामे गाड़ी की जानिब चल दिया जो कुछ दूर ही खड़ी थी। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। ऐसे में सब भी अपने अपने आशियानों को लौट रहे थे। क्या बात है मॉम, आज आप खुद चलकर अपने बेटे के पास आई हैं? सब ठीक तो है ना? मुझे बुला लेती आप। सबीन को अपने कमरे में देखते अदीर बोले बिना नाना ऐसा उनका हाथ थामे काउच पर बैठा। इतनी ही ज़रूरी बात थी कि मुझे खुद आना पड़ा। तुम्हारे डैड भी जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ इस बार पाकिस्तान से बहू लेकर जाऊँ। वो शरारत से बोली। अदीर की आंखों में बहू के नाम पर नाजुक सा सरापा समाया। मॉम, आप बिना बहू है कोई सामान थोड़ी जो ले जाएंगी। अभी घर में ही बच्चियाँ मौजूद हैं तो बाहर क्या देखना। तुम्हें तो वैसे ही कोई पसंद नहीं। मुझे तो तुम्हारे लिए बिया बहुत पसंद है। घर की सबसे बड़ी बेटी है। तुम्हें कैसी लगती है? मॉम, बिया, आप ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकती हैं यार? अदीर झुंझलाया। अब्रिश की बातें, उसका अंदाज अदीर के दिलो दिमाग पर हावी होता जा रहा था। क्या बुराई है मेरी भतीजे में? अच्छी है, खुश शक्ल है, इतनी प्यारी तो है। तुम्हें जब कोई पसंद ही नहीं तो बिया में क्या बुराई है? देखी वाली बच्ची है और फिर ज़ोबिया भाभी बिया के रिश्ते की वजह से परेशान है। उन्हें अपनी भतीजी के लिए इनकार पसंद नहीं आया था। अदीर ने तहम्मुल से उनका हाथ अपने हाथ में लेते थपका। मॉम, भतीजी तो आपकी अब्रिश भी है। कहते हुए उसने नजरें चुराई। सबीन ने हैरत से अपने बेटे को देखा। उसकी बात का मतलब समझते उनके चेहरे के तासुरात हैरत ज़दा थे। तुम्हें अब्रिश पसंद है अदीर? उनके सवाल पर अदीर ने इस बात में सर हिलाया। अदीर, वो तो तुमसे, मेरा मतलब है तुमसे बहुत छोटी है और उसकी हरकतें भी बचकाना है, जबकि तुम्हें एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। अभी उसकी उम्र में एक लाभ वाली पंसा है। उन्होंने अब्रिश के नीचे को मद्देनजर रखते हुए कहा। मॉम, उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला नहीं। ऐसे प्लान होते हैं उसके दिमाग में। एज का इतना तो बड़ा मसला नहीं। मैं उसे टाइम देने के लिए तैयार हूँ। आपको अब्रिश मेरे लिए पसंद नहीं क्या? अदीर मुतफिक्र सा बोला। अब्रिश के लिए महसूसात बदल गए थे उसके। यानी मेरे बेटे को मेरी छोटी सी भतीजी से मोहब्बत हो गई है। साफ कहो चाहने लगे हैं वो सब। फिर सारे एतराज़ात मुस्तरद हो जाएंगे। मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि वो तुम्हारे दिल की चाहत है। मैं आज ही आगा जान से बात करूँगी। उन्होंने अदीर को पुकारा तो खुजल होता सर खुजा कर रह गया। मॉम, इतनी जल्दी क्या है? डैड के आने के बाद बात कर लेंगे। अच्छी लड़कियों के रिश्ते आते ही रहते हैं और वो तो है ही इतनी प्यारी। अभी कल ही ज़ुबैर बेगम बता रही थी पास के गाँव से अब्रिश का रिश्ता आया है। मॉम, फिर तो आप अभी बात करें, मैं इनकार तो नहीं करेंगे ना? सबीन ने खुबरू बेटे को देखा। कड़ी मगरूर ना करना भी लब हल्की दाढ़ी में वजीहा लग रहा था। उन्होंने दिल में उसकी नज़र उतारी। अरे इतने उतावले नहीं हो, भला कोई मेरे शहजादे बेटे के लिए भी इनकार कर सकता है भला? उन्होंने इसे मुतमईन किया तो अदीर के हलचल जाते दिल को कुछ सुकून मिला।
अंदर क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब्रिश ने अंदर झांकती बिया को ठोका दिया। जायशा और जरियान इस वक्त यूनिवर्सिटी में थे, वरना इस कारखाने में वो ज़रूर शामिल होते। ओहो, तुम लोग मुझे सही से सुनने दोगे तो सुनूंगी ना। आगा जान की हंगामी बड़ों की मीटिंग ज़रूर कोई नई खिचड़ी पका रही होगी। मेरे कान हैं बिल्ली के कान नहीं जो आड़ तक महसूस कर लूँ। बिया ने उसकी पेट पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो दोनों फिर से दरवाजे के कान लगाए अंदर होती खुफिया बातें जानने के लिए बेताब नजर आ रही थी। मैंने आज तुम सबको एक खास मकसद के लिए बुलाया है। माशाल्लाह से हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं और रिश्ते के काबिल हैं। ऐसे में सबीन ने अदीर का रिश्ता मांगा है। आगा जान सरबाही कुर्सी पर विराजमान कहते हुए कुछ तौफीक के लिए रुके। सामने ही सबीन के साथ ज़ूबिया और फ़ाइज़ा विराजमान थी। गजनफर और गफरान साहिब भी वहीं बैठे इनकी बातों के मुंतज़िर थे। वो सब यहाँ आगा जान के हुक्म पर जमा हुए थे। दोनों देवरानी जिठानी ने एक दूसरे को देखा। ज़ूबिया बेगम को उम्मीद थी शायद बिया का नसीब अदीर से शादी करके बाद खुलने वाला हो, जबकि फ़ाइज़ा बेगम अपनी अमरीश के लिए दुआगों थी। वो दोनों ही अदीर जैसा लड़का हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। चिराग लेकर भी ढूंढती तो इतना सुलझा हुआ लड़का नहीं मिलता। किसके लिए मांगा है सबीन ने रिश्ता? गजनफर साहब बोले। सबकी निगाहें आगा जान की तरफ थी। सबीन ने अदीर का रिश्ता हमारी अब्रिश के लिए मांगा है। इसके अलावा मेरा भी एक फ़ैसला है, अगर तुम लोगों को मंजूर हो तो जायशा और जरियान का भी रिश्ता तय कर देना चाहिए। आगा जान, आपके जरियान के मामले में मेरी राय भी यही है। जायशा घर की बच्ची है, फिर बाहर क्यों तलाशना? पर अब्रिश तो अभी बहुत छोटी है और अदीर और उसके मजाज में बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं अब्रिश की रजामंदी के बगैर कोई जवाब नहीं देना चाहता। गजनफर साहब अपनी लाडली बेटी की फिक्र में परेशान थे। अब्रिश बच्ची है, उसे रिश्तों की कहाँ समझ। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझे। हमारी बेटी जहाँ के हम कहेंगे सर झुकाएगी। छोटी है तो क्या हुआ, शादी के बाद बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं। फ़ाइज़ा बेगम तो इस रिश्ते पर निहाल किसी तौर पर इस रिश्ते को हाथ से जाना नहीं देना चाहती थी। ज़ुबैर बेगम अदीर का रिश्ता अब्रिश के मांगने पर दिल महसूस कर रह गई, पर अपनी एक बेटी की तरफ से दिल ज़रूर मुतमईन था। मेरी भी यही राय है आगा जान के बच्चियों से एक बार पूछ लिया जाए, फिर ही कोई हतमी फैसला किया जाए। जायशा के लिए हमारे ज़रियान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। गफरान साहब को अपना भतीजा दामाद की सूरत में कबूल था। तुम सब अपने बच्चों से पूछ लो, बाकी जो अल्लाह की रजामंदी। मैंने तो यही चाहा है कि सब मिलजुल कर रहें। बच्चों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर मैंने अपनी औलाद की दूरी सही है, तो तुम सब ये गलती मत करना। आगा जान ने अपना तजर्बा जो उन्होंने सबीन के नाम पर सहा था उसे मद्देनजर रखते हुए बोले, तो सबीन की आंखें यखलख्त नम हुई। अदीर की दुल्हन सिर्फ मेरी अब्रिश ही बनेगी भाभी। आप बस अब्रिश से पूछें ताकि जल्द से जल्द फैसला हो सके। सबीन ने फ़ाइज़ा के हाथ पर हाथ धरते हुए कहा। बिया ने जब अंदर होती बातें सुनी तो खुले मुंह समेत अब्रिश को देखने लगी जैसे कोई अनहोनी हो चुकी हो। क्या हो गया है? तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? बताओ क्या बात हुई है? अब्रिश ने उसकी कमर पर थप्पड़ जड़ते हुए झंझोड़ा। बिया का सर पूरी तरह घूम चुका था। अंदर तुम्हारा रिश्ता अदीर भाई से और जायशा और जरियान का रिश्ता। बिया सिर्फ इतना ही कह सकी। क्या बोली जा रही हो? होश में तो हो। मैं और दी जी ऐसे कैसे सोच सकते हैं? अब्रिश को यकीन आना मुश्किल हुआ था। यही बात है, तुम अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि आगा जान लगाए तुमसे पूछकर फैसला होगा। तुम खुद इनकार करोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अभी मुझे मजीद सुनने दो। उसने अब्रिश को ठंडा करने के लिए पूरी बात बताई। अब्रिश का मचलता दिल किसी तौर पर सुकून में नहीं था। तुम हटो पीछे, मुझे सुनने दो। उसने बिया को हटाते खुद कान दरवाजे से लगाए। अभी वो कान लगाए खड़ी ही थी कि दरवाज़ा सबीन ने खोला। अब्रिश गड़बड़ाते हुए संभली, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बिया ने इसी का अगली और पकड़े जाने पर सट पटका था। क्या हुआ अब्रिश बच्चे, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? सबीन ने मुतफिक्र अंदाज में पूछा। वो मैं आप सबसे चाय का पूछ नहीं थी। बुखलाते हुए कान के बाल पीछे ओर से। अभी मैं तुम्हें चाय का बता देती हूँ, बताती हूँ। ज़रा जो कम अकल लड़की हो, कहाँ है चाय जो तुम लाई हो? फ़ाइज़ा बेगम ने उसे आड़ों हाथों लिया तो अब्रिश थूक निकल कर रह गई। अरे भाई, मेरी बेटी को कुछ मत कहो, इसकी यही शरारतें तो रौनक लगाई रखती हैं। सबीन बेगम ने उसकी साइड ली और उसे वहाँ से भेजा तो वो सर पर बिया का हाथ पकड़े दौड़ी। जब से उसे पता चला था कि अब्रिश ने इस रिश्ते पर इतना वाविल्ला किया है तो दिल महसूस कर रह गया। उसने तो सबके सामने मुंह फाड़ कर इनकार कर दिया था। ऐसे में अदीर, जिसका दिल उसकी जानिब हमक रहा था, बुझ सा गया। उससे बात करने का तय करने के बाद उसके कमरे के बाहर खड़ा दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ तौक़ुफ़ के बाद अब्रिश ने दरवाज़ा खोल दिया। कहें क्या बात है? हाथ खुले दरवाजे से ही पूछ लिया गया। अदीर ने आबूझ खाकर उसे देखा था। अंदर आने दो, फिर आराम से बैठ कर बात करते हैं। अदीर ने हतल अमकान अपना लहजा मतवाज़न रखा, वरना बस चलता तो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हो जाता। अब्रिश ने लब कुचलते दरवाज़ा खोल दिया तो वो अंदर दाखिल हुआ। बेबी पिंक कलर से सजा ये कमरा किसी शहजादे की ख्वाबगाह मालूम हो रहा था। गोल बेड के इर्द गिर्द सफ़ेद पर्दे लगे थे। बेड की एक जानिब बड़ा शीशा दीवार में ही नस्ब था, दूसरी तरफ अब्रिश के साइज़ का सफ़ेद भालू रखा हुआ था। कमरे में जलती मध्यम रोशनी और गुलाबों की खुशबू शायद उसकी पसंदीदा चीज़ थी।
लाइट पिंक रंग के नाइट सूट में मलबूस वो शायद सोने की तैयारी कर रही थी। नाजुक वजूद दुपट्टे के बोझ से आज़ाद था। ब्राउन आबशार की मानित बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे, अब जो अदीर का जब्त आजमा रहे थे। वो अपनी हालत पर खुद हैरान था। वो इन सब चीज़ों से दूर भागता था, पर अब अपने इसे इतनी छोटी अब्रिश के आगे घुटने टेकने की हद तक बेबस हो चुका था। कहें, क्या कहना है आपको? अब्रिश ने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। अदीर उसके बेड के सामने रखे कौच पर विराजमान हुआ। तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया है? कोई वजह तो होगी जो तुमने अपने रो रो का अपना हशर बिगाड़ा हुआ है। अदीर की आंखों से उसकी आंखों की गुलाबी डोरे और इनकी नमी ज़्यादा देर मख्फी ना रह सकी। कोई वजह नहीं, मैं अपनी वजह से कह रही हूँ कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अदीर के जब्त का पैमाना लबरेज हो चुका था उसकी ज़िद उसे अपने असली रूप में आने पर मजबूर कर रही थी। वह एक ही जिस्म में उठकर इसके पास आए, दोनों हाथों से उसके बाजू जकड़े। आग उगलती आंखें इसके चेहरे का तवाफ करने लगी। मुझे इनकार की वजह बताओ अब्रिश गज़नफ़र, तुम्हें मसला क्या है इस रिश्ते से? सारे मसले मैं हल कर लूँगा, पर तुम्हारा इनकार किसी सूरत कबूल नहीं होगा। तुम्हारे साथ जो भी मसला हो, शादी तुम्हारी मुझसे ही होनी है, वरना तुम अपने अंजाम की ज़िम्मेदार खुद होगी। घर वालों के लिए तुम्हारा बिलावजह का इनकार मायने रखता होगा, पर मैं तुम्हें किसी चीज़ की मोहलत दिए बगैर यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। वो जुनूनी होता शिद्दत जज्बात से बोला। उसकी सांसों की गर्म सांसों से अब्रिश को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ था। मुझे आपसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मेरा इनकार अहमियत रखता है मेरे लिए। वो भी इसकी शोलाबार आंखों में अपनी सुरमई आंखें डालते हुए बेखौफी से बोली। तुम ऐसे नहीं समझोगी। जितना मैं तुम्हें नरमे से डील कर रहा हूँ, इतना ही तुम बदलियाजी पर उतरती जा रही हो। मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। मैं आपको जवाब देने की रवादार नहीं हूँ। जो भी मसला था मैंने अपनी अम्मा को बता दिया है। हाथ छोड़े अब मेरा। नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हारा हाथ ना तुम्हें। तुम पूर सिर्फ अदीर औज़कान के लिए समझोगी। तुम्हारा रूम मैं अपनी मोहब्बत से महकाऊंगा, फिर चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। अदीर ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ते उसका चेहरा ऊंचा किया। कुदरती गुलाबी लब उसकी तवज्जो और निगाहों का मरकज़ बनते दिल पर सितम ढाने लगे। अब्रिश ने दर्द से आंखें मीच कर खोली। दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उसे तो कभी किसी ने फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ था। उसकी गिरफ्त बेहद बेरहमाना थी, जिसमें अब्रिश खुद फड़फड़ा कर रह गई थी। उसकी जिद अदीर को मज़ीद तेज दिला रही थी। जवाब दो मुझे अब्रिश गज़नफ़र, इतनी हसीन लड़की और वो भी सिंगल ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। कौन है वो जिसकी वजह से तुम इनकार कर रही हो? मेरा जब्त का पैमाना अगर लबरेज हुआ तो अब्रिश बगैर तुम्हारे इनकार को खातिर में लाए निकाह पढ़वा लूँगा। वो कर रहा है। नाजुक अंदाम अब्रिश उसकी गिरफ्त में थी। कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में और ना ही होगा। आप मुझे कैसी लड़की समझ रहे हैं? मुझे किसी से शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं अपने किसी हम उम्र को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी। मैं इतने खड़ूस इंसान के साथ नहीं गुजार सकती और ना ही मैं अपने माँ बाप से इतनी दूर जा सकती हूँ। मैं अभी शादी के लिए बहुत छोटी हूँ। वो चटक कर बोली। इतनी भी छोटी और नादान नहीं हो कि इस रिश्ते के तकाज़ों का ना समझ सको। तुम्हारे ये चेहरे की सुर्खी और वजूद का लरज़ना साफ जाहिर करता है तुम इस रिश्ते से वाकिफ़ हो। तो ये जवाब सरासर मुस्तरद होता है। अदीर ने उसके बाल छोड़े, उसकी कमर में हाथ डालकर उसके कान में सुगोशी की तो वो अब्रिश का दिल लरज़ उठा। जैसा वो सोच रहा था, उसकी कहानी में तो कोई रकीब नहीं था, वरना तो वो अब्रिश से दस्तबरदार हो जाता। आप बहुत बड़े हैं मुझसे और बेइंतहा खड़ूस। हम दोनों में कोई भी चीज़ नहीं मिलती। आप सिर्फ मुझे डांटते हैं और हर्ट करते हैं। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कभी लंदन नहीं जाऊँगी। वो ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। बड़ा हूँ तो तुमसे ज़्यादा समझदार भी हूँ। रही बात कद की, तो अच्छा है तुम मेरे सीने तक आती हो ताकि मेरे दिल की धड़कनों में गूंजता नाम सुन सको। कोई समझदार इंसान ही तुम्हें संभाल सकता है। आगे जान के बकौल, तुम्हें तो पढ़ने का भी खास शौक़ नहीं, तो फिर इनकार का कोई जवाब नहीं बनता। रही बात दूर जाने की, तो मैं एक काम करूँगा, यहीं ऐसा ही कसर बना लूँगा। तुम्हें डांटा तुम्हारी बेजा ज़िद की वजह से है। कोई रिश्ता बन जाने दो, फिर तमाम उम्र तुम पर अपनी मोहब्बतें निछावर करूँगा। आखिर में वो मायने कीजिए से मुस्कुराया। मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए था। मुझे तो बिल्कुल कहानियों में जैसे शादी चाहिए थी। उसने एक नया अज़र पेश किया। तुम ये चाहती हो मैं घुटनों के बल बैठ कर तुमसे शादी का पूछूं? आबरू उछाल कर पूछा गया। अब्रिश ने इस बात में सर हिलाया। उसे यकीन था वो झुकेगा नहीं, भला उसकी आदत में अना और गुरूर था। पर वो क्या जाने, जब मोहब्बत मेहरबान हो जाए, जब दिल किसी से लग जाए, तो अना और गुरूर की जगह ही नहीं बचती। अदीर ने गहरी सांस खारिज की। ऐसा है तो ऐसा ही सही। वो भी उसके तमाम जवाब रद्द करता जाएगा। वो घुटनों के बल झुका। उसका दराज कद उसके आगे छोटा पड़ गया था। अब्रिश ने सांस रोक ली। वो यूनानी देवताओं जैसा हुस्न लिए वो शख्स इस आम सी लड़की की खातिर झुक चुका था। अब्रिश आंखें फाड़े उसे देखने लगी।
शहजादी मलका जज्बात, क्या आप अपने तमाम इख्तियारात मुझे सौंपेंगी? आंखों में शरारत लिए वो इजहार की सनत चाह रहा था। अब्रिश ने बेबसी से उसे देखा जो इनकार नहीं सुनना चाहता था और वो इकरार नहीं करना चाहती थी। आपने ये तो नहीं कहा आपको मोहब्बत है? अब्रिश का जवाब इस बार अदीर की आंखों में मौजूद चमक को मजीद बढ़ा गया। तो तुम ये चाहती हो मैं मोहब्बत का इजहार करूँ? क्या ये ज़रूरी है शादी के लिए? मैं मोहब्बत का इजहार करूँगा, मगर लफ्ज़ों से नहीं, अपने अमल से, जब तुम मेरी दस्तरस में हक से मौजूद होगी। अदीर का जवाब अब्रिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। आप जाएं यहाँ से प्लीज़, कोई आ जाएगा। कौसे कज़ा के रंग उसके चेहरे पर छाने लगे। शर्मा यहाँ से आंखें बोझल हुई माहौल को मजीद बोझल कर रही थी। मैं जब तक यहाँ से नहीं उठूँगा, जब तक तुम इकरार नहीं करोगे, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। वो बज़िद था। अगर मेरे वालिदैन राज़ी होंगे तो मुझे भी मंजूर है। थक हार कर उसने इकरार की सनत ढके छुपे लफ्ज़ों में दे दी। अदीर का दिल किया उसे आगे बढ़ के गले लगा ले, पर उसका लरसता वजूद मबहूत करते कपकपाते लब उसे किसी गुस्ताखी पर माइल कर रहे थे। अब अपनी मोहब्बत का इजहार तो तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के बाद ही सौंपूंगा। मायने खेजी से मुस्कुराते एक नज़र देखने के बाद दिलकशी से मुस्कुराया और कमरे से चला गया। अब्रिश ने अपने चेहरे पर हाथ फिरा जो सुर्खियों से तप रहा था। बिया, क्या है ये सब? कल से मुझे अनगिनत कॉल आ चुकी हैं। पूरे ख़ानदान में तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हैं। तबरीज़ की माँ ने न जाने सबको क्या बताया, जो सारे ज़माने में यही कहती फिर रही है कि तुम्हारा और बिशाम का चक्कर चल रहा है। अब तुम खुद एक्सप्लेन करोगे आगा जान और हमें, या मज़ीद तुम्हें कुछ कहूँ? बिया सबके बीच मुजरिम बनी खड़ी अपने हाथों को आपस में मसल रही, तो इसकी ज़रा सी शरारत आग पकड़ चुकी थी। ऐसे में वो आगा जान और अपने माँ बाप के सामने खड़ी थी। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आंटी खुद ही ऐसा कुछ कह रही होंगी। उन्हें ही अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना होगा। बिया नजरें चुराते हुए बोली। बिया बेटे, जो भी बात हुई है बहुत गलत हुई है। ऐसे में हम सब बहुत परेशान हैं। गफरान साहब ने तहम्मुल मजाजी से कहा। आगा जान चुपचाप बैठे भी बात को समझने और परखने में परेशान थे। पहले ही तुम्हारे रिश्ते में इतने मसले हो रहे हैं, फिर जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो कोई भी अपने बेटे का रिश्ता नहीं देगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बिया। अगर ऐसा था तो हमें बताया भी जा सकता था। उस मनहूस बशाम को देखो कैसे हमारे घर में जरियान की दोस्ती के बहाने घुसा। आगा जान, अब आप ही इसका हल बताएं, क्योंकि ये मामला मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। हमारी बेटी ने तो हमें कहीं मुँह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। ज़ुबैया बेगम आंखों में नमी लिए बोली। बिया ने तड़प कर उन्हें थामना चाहा, पर वो उसे झटक चुकी थी। बस करो बहू, मैं फ़ैसला लेने के लिए बैठा हूँ यहाँ। बिया बच्ची की जो भी खता थी उसे पसे पुश डालकर हमें आगे का सोचना है। बशाम के घर वालों से मैं खुद बात करूँगा। उसके दादा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बशाम और बिया का रिश्ता पक्का ही समझो। पर आगा जान, ऐसा बशाम के साथ जोर ज़बरदस्ती कैसे की जा सकती है? जोर ज़बरदस्ती कैसे होगी? जोर ज़बरदस्ती ही होगी, क्योंकि हमारी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं। ख़ानदान में जो बात फैल चुकी है, कितने लोगों के मुंह बंद करवा सकते हैं हम। इसलिए बेहतर है इन दोनों को ही साथ में रिश्ते में बांध दिया जाए। बात इतना संगीन रूप इख्तियार कर जाएगी। बिया के वहम गुमान में भी ना था। वो पूरी तरह बौखला चुकी थी। आगा जान, पर मैं बशाम से शादी नहीं करना चाहती। वो बेबसी की तस्वीर बनी गोया हुई। ज़ुबैया बेगम से जब मज़ीद बर्दाश्त ना हो सका तो उठकर उसके मुलायम गाल पर अपने थप्पड़ से लाल कर दिया। वो बेयकीन नज़रों से अपनी माँ को तकने लगी। हैरत बजाती। उन्होंने हमेशा गुस्सा जाहिर किया था, पर इस तरह कभी हाथ नहीं उठाया था। बहू, बिया बेटी पर अब हाथ मत उठाना, आगा जान ने तनबीह की। बिया के आंसू टप टप ज़मीन पर गिरते बेमौल हो रहे थे। और क्या करूँ मैं आगा जान? जब अपनी औलाद सर में खाक डालने पर बज़िद हो तो क्या किया जा सकता है? उस लड़की से ताल्लुकात बढ़ा लिए पर शादी नहीं करनी। ऐसी औलाद से तो मेरी कोई औलाद ही ना होती। बिया रोते हुए कमरे में जा चुकी थी। माहौल में छाई गंभीरता बढ़ती जा रही थी। न जाने बिया का मजाक उसकी किस्मत को किस रुख मोड़ने वाला था। हेलो जायशा, क्या 2 मिनट हम बैठकर बात कर सकते हैं? राफिया ने किताब पर सर झुका कर बैठी जायशा को मुखातिब किया तो वो चौंकी। सर किताब से उठाकर आबरू झुकाकर उसे देखा। तुम्हारे पहले वाले ज़ख्म बढ़ गए, जबकि बार नए ज़ख्म खाने आए हो। वो नखवत से गोया हुई, पर राफिया ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। प्लीज़, सिर्फ 2 मिनट की बात है जायशा, प्लीज़। वो मुल्तजी हुआ। जायशा ने कुछ सोचते हुए उसे अपने साथ बैठने की इजाज़त दे दी। इस वक्त अकेली कैफेटेरिया में बैठी थी। आइंदा होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही थी, पर राफिया की बात सुनने के लिए उसे किताब बंद करना पड़ी। आइंदा तुम इस शख्स से नहीं मिलोगी जायशा, मैं आखिरी बार साफ लफ्ज़ों में तुम्हें समझा रहा हूँ। वो संजीदा था, जैसे जब के आखिरी मराहिल पर खड़ा हो। देखो जायशा, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे इसके जन्म की वजह से सब गड़बड़ हो गया। वही मुझसे पंगा लेता है। मैं कैसे चुप बैठ सकता था? मैंने जो भी किया और तुम्हें कहा, मैं उसके लिए सख्त शर्मिंदा हूँ।
तुम सिर्फ शर्मिंदा हो, और जो इतने लोगों के सामने तुमने मेरी ज़ात का तमाशा बना दिया वो क्या था? कुछ चीज़ों का उजाला मुमकिन नहीं होता, जैसे इस बात का उजाला नहीं। बात हो गई हो तो तुम्हारी जाओ यहाँ से। जायशा का हलक तक कड़वा हुआ था। चेहरे के खुदार खाल उसकी नागवारी का पता दे रहे थे। जायशा मेरी बात तो सुनो, तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ मार सकती हो, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। वो सर झुकाकर धीमे लहजे में गोया हुआ। सच में मार दूँ? सबके सामने मार दूँ? उसने राफिया को जानना चाहा तो सरस बात में हिला गया। जायशा अपनी जगह से उठी और उसके गाल पर अपनी पूरी कुवत से थप्पड़ दे मारा। चटाख की आवाज़ के साथ पूरी कैंटीन में बैठे स्टूडेंट्स उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। माहौल में सन्नाटा छा चुका था। राफे, जिससे यूनी में कोई पंगा लेने से भी डरता था, वो एमएनए का इकलौता बैठा। उसे सरेआम एक लड़की ने थप्पड़ मारा था और वो चुप रहा तो सबको तशवीश तो होनी ही थी। राफे हैरत से उसे तकने लगा। वो शेरनी की तरह उसे मुस्कुराना नज़रों से देख रही थी। राफे को उससे ये उम्मीद नहीं थी। उसका गाल सुर्ख हो चुका था, पर अब जब उसने खुद कहा था तो शिकवे का हक हो चुका था। रिलैक्स गाइस, शी इज़ एंग्री विद मी। आप सब कैरी ऑन करिए, हमारा पर्सनल मैटर है। सबकी नजरें और सन्नाटा महसूस करते राफे ने उठकर वजाहत देते हुए कहा, अब तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा, या अभी भी कोई कसर बाकी है तो पूरी कर लो। इतनी डेयरिंग लड़की मैंने पहली बार देखी है। मैंने तो तुमसे पूछकर मारा था। तुम्हें ही शौक था लड़कियों से थप्पड़ खाने का। जैसे का अंदाज़ अब हल्का फुल्का हो चुका था। उसे लग रहा था राफे पेशमान है और उसने टेस्ट करने के लिए उसे आजमा कर भी देख लिया। जनाब, आपके हाथ का थप्पड़ भी फूल बनकर बरसा है। लाइक तुम देखने में ही नहीं, मारने में भी बिल्कुल न डर हो। कैंपस की किसी लड़की ने इतनी जुर्रत नहीं की, पर तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। मेरी हिम्मत मेरे घर वालों की मरहून मिन्नत है। मुझे पता है वो मेरे पीछे खड़े हैं। अगर जरियान तुम्हारा पहले ये हाल कर सकता है तो अब भी करेगा। जायशा मगरूर रही। राफी को जरियान का नाम बीच में आना हरगिज़ पसंद नहीं आया, पर अपने चेहरे की नागवारी को वो छुपा गया। जरियान की बात मत करो जायशा, क्या मैं तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की को अपनी दोस्त के रूप में पा सकता हूँ? राफी ने उसकी तरफ कुछ मिजाजी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो जायशा ने कुछ सोचते हुए इसे थाम लिया। राफी ने दूर से ही जरियान को आता देख लिया था। जरियान की नज़रें दोनों के हाथ की तरफ जमी हुई थी। राफी ने जायशा की तरफ एक पुरलुत्फ मुस्कुराहट उछाली और जताती नज़रों से जरियान को देखते अपना बैग संभालता चला गया। वो इस वक्त जरियान से लड़कर मामला नहीं बिगाड़ना चाहता था। जरियान का चेहरा सुर्ख हो चुका था, जबकि उसका हाथ जायशा के हाथ में देखते दिल गोया कहर बर्पा हो चुका था। वो लब बीच कर तेज तेज कदम उठाता जायशा के सामने वाली कुर्सी खिसका कर बैठा। जायशा, जो इसकी आमद से अनजान थी, चौंक कर उसका धुआं धुआं होता चेहरा देखने लगी। राफी यहाँ क्या कर रहा था जायशा? उसका सवाल जायशा को चौंका गया। वो मुझसे माफ़ी मांगने आया था जयान, और कुछ नहीं। तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो इस बारे में? वो शर्मिंदा था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने माफ़ कर दिया, दैट्स इट। जायशा ने वजाहत दी, पर जरियान के तसरात में खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आई। तो तुम्हारी माफ़ी उसके हाथ में अपना हाथ देकर कबूल हुई थी? जरियान का दबाव उसके हाथ पर बढ़ता ही जा रहा था। उसकी सख्ती से जायशा की तकलीफ पड़ी। जरी, तुम मुझे हट कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। वो दबे दबे लहजे में बोली, क्योंकि यहाँ वो मज़ीद तमाशा नहीं चाहती थी। तुम मेरे दुश्मन के हाथ में अपना हाथ दे बैठी रही हो और मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं कर सकता जायशा। तुम्हें अंदाज़ा भी है मुझे इस बात ने कितना हर्ट किया है। उसका हाथ अनुज जायशा की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए हुए था। शायद लाशोर में कहीं ये बात तय थी कि उसका लम्स वो जायशा के हाथ पर साफ चाहता था। वो तुम्हारा दुश्मन है जरियान, मेरा नहीं। उसने मुझसे माफ़ी मांगकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? और तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आजकल तुम मेरी समझ से बाहर हो चुके हो जरी। तुम आइंदा मुझे उसके साथ नजर ना हो। जायशा गफरान, उसे तो सिर्फ मारा था, पर अब कसम खाकर कहता हूँ उसका वजूद सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। वो अपनी हालत से खुद उलझा हुआ था, जो उसे समझाता। जायशा का वजूद उसके साथ किसी अंगारे के मानने उसके दिल दहका रहा था। वो अपना गर्दो गुबार जायशा पर अपने अल्फाजों के जरिए उड़ेल रहा था। जरियान, प्लीज़ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी सख्ती से जायशा को अपनी उंगलियां टूटती हुई महसूस हुई। जरियान ने झटके से उसका हाथ छोड़ा, पानी की बोतल टेबल से उठाकर उसके हाथ को भिगो दिया। जायशा हक तक से उसकी कार्रवाई देख रही थी। उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। उसके सियाह बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में शरारत की बजाय संजीदगी जाहिर थी। सुर्खों सफ़ेद रंगत तैश से सुर्ख हो रही थी। ये सब क्या था जरियान? वो अपना हाथ टिश्यू से साफ करते हुए हैरत ज़दा थी। तुम्हारे हाथ पर उसका लम्स मुझे किसी तौर बर्दाश्त नहीं था, पर अब सब ठीक है। उसने जायशा का वही हाथ पकड़कर फिर से जायशा का वही से हाथ फिर से पकड़ा। इस बार उसकी पकड़ में नरमी थी, जैसे अनचाहा लम्स साफ हुआ हो। तुम्हारे ही हाथ में है नब्ज़ सुकून, शायद करार देते भी हो तो जैसे उधार देते हो। जायशा चुपचाप बैठी रही। इसे मज़ीद छेड़ना खतरनाक हो सकता था। जरियान अब उसका हाथ इस्तेकाक से थामे सबके सामने उसे गाड़ी तक लेके जा रहा था, और दो आंखें ये मंजर देखते हुए तैश में आई थी।
तुम इतनी आसानी से मान जाओगी मुझे यकीन नहीं था, अदीर ने अब्रिश को देखते हुए शरीर अंदाज में कहा। आप मुझे छुपकर कसरी इंसारी से बाहर लाएंगे, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं मानी सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन राज़ी हैं। किसी न किसी से तो शादी करनी है, तो फिर आपसे क्यों नहीं? वो कंधे उचका गई। वो दोनों इस वक्त कसरी अंसारी से चंद मिनट के फासले पर बने फार्म प्लस अस्तबल में मौजूद थे। यहाँ घोड़े, मुर्गियाँ, बगले सब मौजूद थे। अदीर उसके जवाब पर तिलमिला कर रह गया। उसे तो लगा था अब्रिश इसे पसंद करती है, पर यहाँ तो सब मजबूरी के तहत किया जा रहा था। तुम्हें क्या मैं पसंद नहीं हूँ? संजीदगी से पूछा गया। पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। आपकी सख्त मिजाजी मुझे अच्छी नहीं लगती, साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए वो बोली। सिर्फ गलत बात पर ही डांटता हूँ। मानता हूँ थोड़े गुस्से का तेज हूँ, पर तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने को तैयार हूँ। सब कुछ करने को तैयार है चिट्टी कुकड़? अब्रिश लब दबाकर मुस्कुराते हुए सरापा सवाल बनी। अदीर ने झट से इस बात में सिर हिलाया। वो सामने मुर्गियाँ देख रहे हैं, मुझे उनमें से लाइट ब्राउन वाली पकड़ कर दिखाएं। अब्रिश जी की मंतक ही नहीं रही थी। उसने सामने इशारा किया जहाँ बड़े खुले मैदान में मुर्गियाँ दाना खाती इधर से उधर भाग रही थी। ये किस तरह का चैलेंज हुआ? क्या मैं ये समझूं ये मेरा इम्तहान है और मैं ये हरगिज़ नहीं करने वाला? ये बात अदीर की नफीस तबीयत पर गरां गुजर रही थी। वो कैसे एक मुर्गी के पीछे भाग सकता था? आप तो मेरी चिट्टे कुक्कड़ है ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अब्रिश ने मासूमियत से आंखें पटपटाई जिनमें हमावक शरारत हलकोरे ले रही थी। ठीक है, पर पहली और आखिरी बार कि मैं तुम्हारी कोई फजूल बात मान रहा हूँ। अदीर ने उसे वार्निंग देते अपनी आस्तीन चढ़ाई। अब वो मैदान के अंदर मौजूद मुर्गियों के बीचों बीच था। अब्रिश के लब मुस्कुराहट में डले थे। वो सोच रही थी शायद अदीर को इस तरह तंग करने से अपनी शादी की जिद से पीछे हट जाए। अदीर जैसे ही इस ब्राउन मुर्गी को पकड़ने के लिए लपकता, वो फ़ौरन तेज़ी से भाग जाती। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके कपड़े मिट्टी में अट चुके थे, पर फिक्र थी तो बस इस मुर्गी को पकड़ने की। चीटा कुकड़ अब कुकड़ी पकड़ रहा है। वाह अब्रिश, कितना तेज़ दिमाग है तेरा। अब्रिश ने खुद साख्ता तारीफ के पुल बांधते उसका अपना शाना थपका। अदीर थका कर मुर्गियों को गुस्से से देखते वहीं रखे स्टूल पर बैठा। पसीना उसकी पेशानी भिगोकर गिरेबान में जज़ब हो रहा था। उसके आज से पहले इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। क्या हुआ, थक गए आप? चिड़ल छोड़ें, आपके बस की बात नहीं है। अब्रिश तासुफ से उसके पास आकर पानी की बोतल भराते हुए बोली। अदीर ने दांत पीसते उसे देखा और उसके हाथ से पानी की बोतल थामकर गटागट अपने लबों से लगा ली। थका नहीं हूँ, कुछ देर रेस्ट करने के लिए बैठा हूँ। ये मेरा पहला तजुर्बा है, इसलिए मुश्किल हो रही है। थोड़ी देर सब्र करो। वो अपना पसीना उसके दुपट्टे से पूछते हुए उठा। अब्रिश ने हक धक से उसका अमल देखा था। उसका लान का दुपट्टा पानी की कतरों से पल्लू में की जानिब से भीग चुका था। वो जलकर रह गई थी। इंतजार था तो बस अदीर की हार का। कुछ ही देर गुजरी थी। अब्रिश बेजारी से वो मंजर देखते तंग आ चुकी थी कि अचानक हवा में अदीर की आवाज़ गूंजी। पकड़ लिया मैंने। अदीर के हाथ में मुर्गी थी जिसे वो अब्रिश को दिखा रहा था। उसने वो मुर्गी कैच में बंद के फतयात नज़रों से उसे देखते शान से चलकर उसके पास आया। पूरा बदन पसीने से भीगे होने की वजह से उसकी शर्ट जिस्म को चिपक चुकी थी, जिससे उसके सिक्स पैक्स अपनी झलक दिखा रहे थे। अब्रिश ने झटपटाकर अपनी नज़रों का जाविया बदला। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने कर लिया तो क्या हुआ? फिर शानी बेनियाजी से बोली। अदीर तो उसकी बात पर सेक पाव हो चुका था। उसकी वजह से वो इतना थक चुका था और उसके मजाज ही नहीं मिल रहे थे। अदीर ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी जानिब खींचा तो उसका सर सीधा अदीर के सीने से टकराया। मैंने इतनी मेहनत की सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारा इनाम तो बनता है ना? मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, आप दूर खड़े हों। अब्रिश ने अपने और उसके दरमियान अपना हाथ रखकर उसके सीने पर रखते अपना फासला कायम करना चाहा। चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, जबकि उसका बुखलाया रूप अदीर को बेखुद करने के लिए काफ़ी था। इनाम तो मैं देकर ही रहूँगा। आगा जान की शेरनी ने मुझे मुर्गियों के पीछे दौड़ाया है, फिर उस पर इतने नखरे। कहो एक पुरलुत्फ बौसा लेकर तुम्हारे तमाम हवास सलब कर लूँ। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्रिश ने अपनी सुरमई आंखें उसके वजीहा चेहरे से फेरी। परेशान नहीं हो, जब तक हक हासिल नहीं होगा अदीर और अज़गान की शिद्दतों से अब्रिश गफरान का वजूद बचा रहेगा। पर जैसे ही तुम अब्रिश अदीर बनी, तुम्हारी तमाम राहों की आखिरी मंजिल बनकर तुम्हें इश्क ही में राज से रोशनास कराऊंगा। उसने अब्रिश का चेहरा थपथपाया और पीछे हुआ, वरना उसके चेहरे पर सिमटे रंगों से मबहूत होते वो कोई गुस्ताखी कर जाता जो कि अब्रिश की नाजुक जान सहने के लिए मुतमिल हरगिज़ ना थी। अब्रिश अपनी शर्मसारी धड़कनों को मामूल पर लाने के लिए दिल पर हाथ रख गई। ये पहली बार था जो इस तरह किसी मर्द ने उसे छुआ था। हया के रंग उसके चेहरे पर सजे भले मालूम हो रहे थे। अभी तो वो नौखेज़ कली थी जिसका खिलना भी बाकी था। मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा किया है, अब तुम मेरा एक चैलेंज पूरा करोगे। कैसा चैलेंज? मैं क्यों करूँगी पूरा? लबों पर जुबान फेरते हो गया हुई। तो क्या मैं ये समझूँ कि आगा जान की शेरनी पोती डर गई है? अदीर आबरूज खाकर बोला था। अब्रिश अपनी जून में वापस आई।
अब्रिश किसी से नहीं डरती, बताएं क्या है चैलेंज, वो बेखौफी से बोली। अदीर उसे लिए अस्तबल में आया जहाँ लाइन से घोड़े बंधे थे। उसे घुड़सवारी का खास तजुर्बा था और ये बात आगाजान से ही पता चली थी कि अब्रिश को घोड़ों से कितना डर लगता है। अदीर ने सफेद चमचमाते घोड़े की लगामें खोलकर अपने हाथ में ली तो अब्रिश से थूक निकला। वो अदीर को खौफजदा नजरों से देखती जोर शोर से सर हिलाने लगी। अब तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लिया है तो तुम्हें मेरे साथ एक राइड लेनी होगी। अदीर घोड़े पर बैठ चुका था। मुझे नहीं लेनी कोई राइड। ठीक है, फिर शायद तुम डर गई। शेरनी भी भला घोड़े से डरती है। अदीर उस तक पा चुका था। अब्रिश ने मदद अपने गाँव से उसे देखा पर वहाँ कोई रियायत की गुंजाइश नहीं थी। ये तो अदीर उसगान का बदला था जो उसने उसे मुर्गियों के पीछे दौड़ाया था। ट्रस्ट मी, गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। उसने यकीन की साथ थमाते अपना हाथ आगे किया तो अब्रिश ने लब को चलते उसका हाथ पकड़ लिया। अब अदीर के वो आगे बैठी हुई थी। घोड़ा थोड़ी सुस्त रवि से चल रहा था। वो आंखें मीचे अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। कुछ इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी तमाम कर दूँ, वक्त सहर तुमको देखूँ और शाम कर दूँ, ख्वाब में भी तेरे सिवा कोई दिखाई ना दे, उम्र भर के लिए तेरी आंखों को गुलाम कर दूँ, तेरे प्यार की खुशबू से महके मेरी सांसें और जितनी है मेरी सांसें सब तेरे नाम कर दूँ। आंखें खोलो प्रिंसेस, देखो ये मंजर कितना हसीन है और ये पल जिसमें तुम मेरे इतने करीब हो। वो अब्रिश के कान में अपनी गंभीर आवाज़ में सरगोशी करते हुए कहा। उसकी गर्म सांसों की तपिश के जेर से अब्रिश का दिल लड़स उठा था। अब्रिश ने उसके एकम पर आंखें खोली। सामने ही हरियाली और उसके पार डूबता सूरज मबहूत कर देने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। ये कितना खूबसूरत है, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। अब्रिश की आंखों में सताइश उभरी। पर तुमसे खूबसूरत नहीं माई प्रिंसेस। कभी सोचा नहीं था कि सिर पर दिल हारूंगा और वो भी मुझसे इतनी छोटी अपनी पाकिस्तानी का जन पर तो कभी नहीं। पर क्या करूँ, ये दिल तुम्हें देखते ही इतना ज़िद्दी हो गया कि बस ठान ली तुम्हें अपने नाम करने की। ये तमाम मंजर तुम्हारे होने से खूबसूरत और दिलकश है। तुम्हारे वजूद की दिलकशी हर चीज़ पर भारी है। इस पर तजाद तुम खुद से नावाकिफ़ हो। अदीर मसरूर सा बोला। मोहब्बत मेहरबान हुई थी तो उसकी सर्द मिजाजी कहीं दूर जा सोई थी। आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कन्फ्यूज सी बोली। अदीर का जानदार कहका फिजा में गूंजा। मैं फुर्सत से तुम्हें समझाऊंगा प्रिंसेस, जब तुम सिर्फ तुम, मैं और हमारी धड़कनों के इकरार होंगे। वो मायने खिसी से मुस्कुराया। अदीर ने घोड़े की लगाम में कसते रफ्तार तेज की। अब्रिश जो रफ्तार के लिए तैयार न था, अदीर की शर्ट हाथ में जकड़ गई। अदीर मैं गिर जाऊंगी, बचाए मुझे। अब्रिश की चीखें अरूज पर थी। अदीर ने तब भी रफ्तार कम नहीं की। उसका कहका फिजा में गूंजा था। बिया छत पर मौजूद कोने में दोनों हाथ मुंह पर रखे सिसकियों से रो रही थी। सुबह बेगम के मारे के थप्पड़ का निशान उसके चेहरे से लेकर दिल तक छप चुका था। वो सारों कता रोती अपना काम गलत कर रही थी। उन्होंने ज़रा सी बात पर उसकी एक तक ना सुनी। बिया के लिए जो ज़रा सी बात थी वो सारे ख़ानदान में उसकी ज़ात पर सवालिया निशान छोड़ चुकी थी। बशाम जो छत पर खड़ा अपने किसी दोस्त से कॉल पर गुफ्तगू कर रहा था, रोने की आवाज़ पर चौंका। कॉल कट करने के बाद इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। ये रात गई कौन सी चुड़ैल रो रही है, वो लब तर करते हुए बुड़बुड़ाया। दिल खौफ से धड़क रहा था। कसरे इंसारी और शिराजी मेंशन की दीवारें एक साथ मिली हुई थी। एक छत से दूसरी छत पर आसानी आया जाया जा सकता था। उसने आवाज़ के ताकों में कदम बढ़ाया तो नजरें दूसरी छत में मौजूद बिया पर आ टिकी जो चेहरा हाथों में छुपाए बैठी थी। बिया ने तो बिल्कुल डरा ही दिया। उसने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांसें खारिज की। वो छत की छोटी सी दीवार फलांकर बिया तक आया। क्या हुआ भालू, क्यों रातों में यहाँ चुड़ैल बनकर बैठकर लोगों का हार्ट फील करवाना चाह रही हो यार? कमज़ोर दिल के लोग हैं, ये मंजर देखकर डर भी सकते हैं। बशाम की आवाज़ पर बिया ने सर उठाया। चांद की रोशनी में उसका सभी चेहरा पूरी आबताब से चमक रहा था। भीगी हुई सियाह नैन कटोरे और भरे भरे गाल और सफ़ेद रंगत पर चमकते आंसू मबहूत कर देने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। बामिसाल चांद जो ज़मीन पर आ ठहरा हो। जाओ यहाँ से, तो मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। बिया ने आंखों पर से आंसू भी दर्दी से निगड़ते हुए रुंधी हुई आवाज़ में कहा। तो हुआ क्या है, मुझे बताओगी भी नहीं? वो संजीदा हुआ था। उसका रोए रोए रोपे से नजरें चुराने पर मजबूर कर गया था। तुम्हें समझ नहीं आ रही, जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बिया ने उसे पूरी कुव्वत से धकेला तो बशाम लड़खड़ा कर संभला। उसे इस सब में अपना कसूर कहीं नजर नहीं आया था। मेरी वजह से क्या हो रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरी वजह से यूँ रात के रो रही हो? हैरतज़दा पूछे बगैर ना रह सका वो। तो इस सब में तुम कसूरवार हो। अगर तुमने उस तबरेज़ के बच्चे को ठीक से डराया होता तो मुँह से एक लफ्ज़ ना निकालता। उसकी भड़काई गई आग ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है। लेकिन नहीं, बशाम शिराजी को सबसे क्या लेना देना था? उन्हें तो बस अपनी मर्जी करनी थी। वो बोली तो बोलती ही चली गई। जब बशाम मज़ीद बर्दाश्त न कर सका तो उसके मुँह पर आगे बढ़कर हाथ रखा।
चुप, एकदम चुप। हर वक्त पटर पटर बोले जाती हो। तुम्हारी जुबान है ट्रेन जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे तहमुल से सीधी जुबान में अपनी बात समझाओ। वो घरकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। बिया अपनी आंखें अपने मुंह पर उसके जमे हाथ को देखने लगी तो बशाम भी खजल सा होता दूर हुआ। कुछ लम्हों की बेखुदी ने दिल के तार छेड़ दिए थे। तबरेज़ ने सारे ख़ानदान में हमारी आशिकी के चर्चे फैला दिए हैं। वो ख़ानदान वाले जिनसे हम मिलते भी नहीं थे, उनकी भी कॉलें आने लगी हैं। मम्मा को यही फिक्र खाई जा रही है कि उस सब के बाद कौन मेरा रिश्ता करेगा। तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और तुम्हारी और मेरी शादी का ऐलान कर दिया। अब कल आगा जान तुम्हारे दादा जान से बात करने कम ज़बरदस्ती शादी की डेट लेने ज़रूर आएंगे। आखिर में कहती आपने खुद साख्ता दुखों पर फिर से रो दी। बशाम को अंदाज़ा नहीं था कि मामला ये रुख इख्तियार कर जाएगा, वरना वो बिया की बेवकूफ़ी में कभी उसका साथ ना देता। पर फिर भी उसकी और अपनी शादी की बात सुनकर दिल में हलचल ज़रूर हुई थी। ज़्यादा ज़ोर से मारा था मम्मा ने थप्पड़। बशाम की उंगलियां खुद ब खुद उसके सिर रुखसार पर जा ठहरी। बिया ने ज़ोर शोर से उस बात में सर हिलाया। उसकी तकलीफ पर लब भिज कर रह गया। इतना दुख उनके थप्पड़ का नहीं हुआ जितना उनकी बेतबारी ने दिया था। तुम हो इस सारे मसले की वजह। मैं कैसी हूँ? मैंने तो तुम्हारी कहने पर तुम्हारी मदद की थी बिया। मेरा इस सब में क्या कसूर? अगर तुम मुझे रोक लेते तो ये नहीं होता, पर तुम तो चाहते ही थे बिया गफरान को ये सब बोले। नाक फैलाकर बोलती बशाम को इस लम्हे क्यूट लफ्ज़ पर पूरा उतरती हुई महसूस हुई। बशाम इसके पास घुटनों के बल बैठा ताकि इसके बराबर आकर बात कर सके। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था बिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो ये बात? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शेरवानी पहनने के लिए बेताब बैठे हो। लड़की मिली नहीं, फ़ौरन घोड़ी चढ़ जाओगे। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सब रोको वरना मैं तुम्हारे घर का मसला है ये, और मैं कोई दूल्हा बनने के लिए तैयार नहीं बैठा। तुम मेरे नाम से बदनाम की जा रही हो तो इतने बगारत नहीं हूँ मैं जो तुम्हें नाम ना दे सकूँ। अगर जैसा हो रहा है वैसा होने दो तो बेहतर है। तुम्हें मसला क्या है इस फैसले से बिया? कहीं तो शादी करनी है तो अब क्यों नहीं? वो कितने झुंझलाते हुए बोला। उसके दिल की मुराद बिन कहे पूरी होने वाली थी तो वो नाशुक्री क्यों करता? मसला नहीं, मसले हैं बनी। तुम मुझसे छोटे हो तो मैं कैसे तुमसे शादी कर सकती हूँ? मेरे बराबर में खड़ी हो जाओ तो किसी को यकीन नहीं आएगा। तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो। 2 साल का ही तो फ़र्क है, 200 साल का फ़र्क नहीं है। तुम्हें बताएं, मैं शादी करना ही नहीं चाहती और जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं उनके लिए तो ये स्टैम्प साबित हो जाएगी कि मैं तुम में इन्वॉल्व थी। संजीदगी से कहा गया। बशाम ने गहरा सांस लेकर उसे बगौर देखा था। चांद की रोशनी में उसका मुनकसोता चांदनी बिखेरता अक्स। बशाम ज़्यादा देर उसके सोगवार हुस्न से नज़रें चुराए बगैर नहीं रह सका। उसका दस्तरस में आ जाना ज़िंदगी में बाहर की मानिद होता। दोनों का बचपन लड़ते एक साथ खेलते गुजरा था। फिर अब जब बिया को उसकी ज़रूरत थी तो वो कैसे भी चढ़ता। ये उनसियत मोहब्बत में बदलती जा रही थी जिससे वो खुद अनजान था। बिया, तुम चीज़ों को मज़ीद मुश्किल बनाने के बजाय हालात के धारे पर छोड़ दो। तुम ये हकीकत झुठला नहीं सकती कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारी शादी के बगैर नहीं रहेंगी। ट्रस्ट मी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम आगे पढ़ना चाहोगी तो भी तुम पढ़ सकती हो। मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बन्नी, तुम कुछ करो, इस रिश्ते को होने से रोको। तुम अभी के लिए मान जाओ, एक बार निकाह होने दो, फिर तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। इस तरह तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगे और उन्हीं की परेशानी भी कम हो जाएगी। बशाम ने मसले का हल अपने अंदाज में निकाला। एक बार निकाह हो जाता तो बिया का दिल अपनी तरफ माइल करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। तुम सच कह रही हो, ये आइडिया है तो बहुत अच्छा। बिया पुरसोच अंदाज में बोली। अब तुम अपने आंसू साफ करो, जल्द से जल्द निकाह की तैयारी करो। तुम्हारी तमाम ख्वाब बशाम शराजी की जिम्मेदारी है। वो नरमी से तो बोला तो बिया खुशी खुशी से अलविदा कहने के बाद नीचे आ गई। पीछे खड़ा बशाम बालों में हाथ फेर कर रह गया।